नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की एक श्रृंखला में आज एक मैं नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अर्थात मैं दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करूंगा इससे, और मैं बताऊंगा कि आखिर दिल्ली सल्तनत में जो क्रम मैंने बताया था, पहले वीडियो मैंने चार्ट बना के बताया था कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से अब देखेंगे वंश हुए हैं, और उन वंशों में हम देखेंगे कि कौन कौन से शासक हुए। तो शासन के क्रम में हम देखेंगे तो सबसे पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश अर्थात इसको इतिहासकारों में मतभेद है। कोई कहता है कि ये इसको हम मामलुक वंश कह सकते हैं। अर्थात मामलुक की बात करूँ तो मामलुक जो है वो मामलुक शब्द लिया गया है मिस्र से। मिस्र कहा जाता है कि जो मिस्र से लिया गया जो शब्द है, इसमें मामलुक का अर्थ है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान है। इसलिए इस वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आगे चल करके हम देखेंगे कि खैर कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अपने आप को सिर्फ सिपाह सलार के नाम से, गौरी का कह सकते हैं, एक प्रतिनिधि के तौर पे शासन प्रशासन चला रहा था। उसने ना तो अपने नाम से कोई सिक्के चलवाए, ना तो कोई खुतबा पढ़वाया, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन एक शासक के तौर पे एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो काफ़ी सफल शासक सिद्ध होता है। अपने सिर्फ 4 साल के अपने कार्यकाल में उसने एक स्थायी सत्ता की स्थापना कर दी थी, जिसके उस स्थायी सत्ता पे आने वाले जो आगे शासक थे वो उस पर अपना शासन प्रशासन चलाते रहे। जैसे आप उसके बाद देखेंगे आराम से आता है, खैर उसकी कोई ज़्यादा उपलब्धि नहीं रही, कोई उपलब्धि नहीं रही है। उसके बाद में आप देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर बलबन जैसे महान शासक आए हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो उन शासकों का जो कह सकते हैं जो शासन प्रशासन चलाते थे उसको एक सुदृढ़ रूप देने का कार्य किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिसके बाद वो अपना शासन प्रशासन उस पर अच्छे से वो चला पाए। तो आइए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जिसकी उपाधि की मैं बात करूं तो इसकी उपाधि इसको हातिम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, और पील बख्श के नाम से जाते हैं, लाख बख्श के नाम से जाते हैं, कुरान खां के नाम से जानते हैं। कुरान खां, इसको कुरान की आयतें इसे बहुत अच्छे से आती थी और बहुत अच्छे स्वर में पढ़ता था, इसलिए इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। दानी बहुत था, लाखों का दान दिया, इसलिए लाख बख्श बोला गया। और उसके बाद में आप देखेंगे तो इसमें पील बख्श कहा गया, क्योंकि इसने हाथियों का भी बहुत ज़्यादा दान दिया था। लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। फरिश्ता कहता है कि अगर जो किसी काल में कोई बहुत ज़्यादा दान देता था तो उसे उस काल का या उस समय का कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता था। तो आइए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले मतलब वीडियो एक ही है, लेकिन उसको 2 चरणों में पढ़ेंगे। पहले मैं बात करूंगा कि उसके शासक बनने से पहले की उसकी चुनौतियां, और दूसरा उसके शासक बनने के बाद की उसकी चुनौतियां। दोनों को हम एक कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मैं बात बता दूं तो ऐबक का मतलब था चंद्रमा का देवता। ये तुर्क थे, याद रखिएगा, तुर्क। इसने मलिक और सिपा सलार की उपाधि धारण की थी, अर्थात किसका अपने आप को प्रतिनिधि मानता था? गौरी का। और ये लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां के नाम से जाना जाता था। इसका जन्म तुर्किस्तान में होता है, वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान जिसको बोलते हैं, तुर्किस्तान में इसका जन्म होता है। और इसको जन्म के बाद में अपने कह सकते हैं कि अपने परिवार से बिछड़ जाता है, और इसको क्या कर दिया जाता है, काजी हैं वहाँ पे इसको खरीद लेते हैं। मतलब एक गुलाम जो थे, एक गुलाम की ज़िंदगी जी रहा होता है, इसको एक बाज़ार में क्या कर दिया था, बेच दिया जाता है। और वहाँ पे ये काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी हैं, ये क्या करते हैं, इसको खरीद लेते हैं। तो याद रखिएगा, काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी। उस टाइम पे ऐसा सिस्टम चल रहा था कि जो भी गुलाम थे उनको भी एक सशस्त्र अर्थात घुड़सवारी हो गई और सैन्य के सभी उनको सिखाया जाता था। तो ये उन पे धीरे धीरे पारंगत होता चला गया। लेकिन आगे चल करके हम देखेंगे तो जब काजी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात काजी फ़खरुद्दीन की मृत्यु के बाद जो उसके पुत्र होते हैं, पुत्र क्या करते हैं, इसको निसापुर के बाज़ार में बेच देते हैं, गजनी के पास। तो जब निसापुर के बाज़ार में जब इसको बेच दिया जाता है तो वहाँ पे इसको खरीद लेता है कौन? इसको खरीद लेता है गौरी, क्योंकि ये पहले से सैन्य अभियान की हम बात करें, सैन्य को लेकर के इसके पास कुशल घुड़सवारी वगैरह करना और सैन्य के लेकर के इसके पास बहुत अच्छे तजुर्बे थे, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से उसका प्रशिक्षण ले रखा था। तो ये आगे चल करके धीरे धीरे अपने कह सकते हैं कि धीरे धीरे अपने टैलेंट के बल पे ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया, और आगे चल करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी भी संभालता है। तो 1200 हम देखेंगे पुत्रों ने गौरी को बेच दिया, काजी के पुत्रों ने गौरी को बेच दिया। इसे
गोरी ने क्या किया, अमीर आखुर पद पर नियुक्त किया। अमीर आखुर अश्वशाला का प्रधान होता था। मैंने बताया कि इसने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीखी थी। 1208 में महमूद ने सत्ता की औपचारिक मान्यता दी। यहीं पे मैं पहले यहाँ पे रोकूंगा और आऊँगा इसकी जो भी इसके सिंहासनारूढ़ से पहले की जो चुनौतियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। सिंहासनारूढ़ के पहले की क्या बात है। मैंने बताया था कि इसने 1191 और 1192 के तराइन के दोनों युद्धों में गोरी का साथ दिया था, दोनों युद्धों में। उसके बाद में चंदावर के युद्ध में यही ऐबक है जिसने जयचंद्र की आंख पे तीर मार दिया था और जयचंद्र हाथी से नीचे गिर जाता है और वहीं पे चंदावर की विजय गोरी की हो जाती है। इसमें कह सकते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर 1192 में 1192 नहीं सॉरी 1197 है। 1197 में इसने अनिलवाड़ को लूटा था। अनिलवाड़ को मैं बता दूं कि अनिलवाड़ वही है जिसने कुतुबुद्दीन अर्थात गोरी को सबसे पहले वहीं के शासक ने भीमद्वितीय ने उसको हरा दिया था। तो वही आगे चल करके उसका बदला लेता है और अनिलवाड़ की विजय कर लेता है। उसके बाद में 1202 में बुंदेलखंड का अभियान करता है। 1202 में बुंदेलखंड के अभियान के दौरान अपना पूरा क्षेत्र का विस्तार करता है और बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे ग्वालियर वगैरह ये सब जीत लेता है। और 1205 में खोखरों के विरुद्ध अभियान किया। मैंने बताया था कि जिस टाइम पे मोहम्मद गोरी आप देखेंगे तो ख्वारिज़्म शाह के साथ विद्रोहों के बीच में व्यस्त था, तो जब उसकी हार हो जाती है गोरी की तो एक अफवाह फैलती कि गोरी की मृत्यु हो गई है। उन्हीं मृत्यु को लेकर के ये खोखरों को पराजित करने के लिए लाहौर की तरफ बढ़ता है और उस लाहौर में जब बढ़ता है तो ये जो गोरी है वो ऐबक से दिल्ली से अपनी कह सकते हैं कि सेना को बोलता है कि मैं पंजाब की ओर रुख कर रहा हूँ, आप अपनी सेना लेकर के आइए। तो खोखरों को जो 1205 में जो गोरी ने खोखरों को हराया था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। इसमें बताऊंगा कि इसमें आगे चल करके इसमें भूमिका इल्तुतमिश की भी आएगी, लेकिन मैं इल्तुतमिश की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। आगे जब नया वीडियो आएगा तो उसमें इल्तुतमिश की मैं बात बताऊंगा कि खोखरों के युद्ध में इल्तुतमिश की भी क्या भूमिका रही थी। तो 1205 को खोखरों के अभियान के बाद में यहीं पर गोरी की मृत्यु हो जाती है। गोरी के उत्तराधिकारियों की बात करूं तो उत्तराधिकारी इसके थे 3। एक था दरअसल ऐबक अर्थात कि जो गोरी थी उसकी कोई संतान नहीं थी और अपने अमीर वर्गों पे कोई ज़्यादा विश्वास करता नहीं था। ये कहता था कि मेरे दास ही मेरे सब कुछ हैं। उसी क्रम में ये क्या करेगा, अपने 3 दासों को पूरे साम्राज्य का प्रशासन में बांट देता है, जिसमें से एल्दौज है, कुबाचा है और तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक है। एल्दौज को मिलता है गजनी अर्थात ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं गजनी, एल्दौज को मिल जाता है गजनी। कुबाचा को मुल्तान और सिंध मिल जाते हैं। मुल्तान और सिंध किसको मिल गए, कुबाचा को मिल गए। और बाकी का ऐबक को देखेंगे तो उत्तर भारत के क्षेत्र ऐबक को पूरे दे दिए जाते हैं। जब ये पूरी सत्ता में अर्थात जब ये शासन प्रशासन चला रहा होता है तो इसको किसी भी तरीके से हम देखेंगे तो ना तो इसने कोई उपाधि धारण की थी ना तो कुछ किया था। उसी में 1208 में जो गोरी है उसका वैध उत्तराधिकारी जो है जिसका नाम है महमूद, वो क्या करता है, ऐबक को सत्ता की औपचारिक स्वीकृति दे देता है अर्थात औपचारिक मान्यता दे देता है। किसको, ऐबक को दे देता है। साथ ही साथ उसने कुबाचा को एल्दौज को भी दे देता है। तो सभी अपने आप को स्वतंत्र मानने लगते हैं। उधर एल्दौज है, इधर कुबाचा है और इधर ऐबक है, सभी अपने आप को स्वतंत्र मानने लगते हैं। तो जब ये सिंहासनारूढ़ होता है तो इसके पास 2 चुनौतियां होती हैं। एक चुनौती होती है कि वो अपने प्रतिद्वंदियों से निपटे, दूसरा ये उस विजित क्षेत्रों को ना जीतने के बजाय जो विजित क्षेत्र हैं उनको रक्षा की जाए अर्थात विजित क्षेत्रों की रक्षा की जाए, ना कि साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो ये करता क्या है कि जीते हुए क्षेत्रों को अक्षुण्ण बनाए रखना इसके लिए मुख्य चुनौती थी। दूसरा था प्रतिद्वंदियों से निपटना। प्रतिद्वंदी इसके कौन कौन थे, तो कुबाचा था, यल्दौज था, उधर ख्वारिज्म था। ख्वारिज्म, कुबाचा, यल्दौज इसके मुख्य प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। खैर ख्वारिज्म शाह से लड़ने के लिए इसके पास क्षमता नहीं थी, इसलिए इसने मध्य एशिया की राजनीति से अपने आप को दूरी रखा और ख्वारिज्म शाह की तरफ इसने निगाह उठा करके बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि उसको पता था हम ख्वारिज्म शाह से जीत नहीं सकते। अगर जो ख्वारिज्म शाह से हम विद्रोह करेंगे तो मेरे हाथ से पंजाब भी चला जाएगा और पंजाब चला गया तो ख्वारिज्म शाह की जो कह सकते हैं जो ध्यान है वो पूरे उत्तर भारत की ओर हो जाएगा और वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है ऐबक के लिए। तो इसने ख्वारिज्म शाह से बिल्कुल किनारा कर लिया और जब ख्वारिज्म शाह से किनारा कर लिया तो इसके प्रतिद्वंदी कौन बचे, कुबाचा और यल्दौज बचते हैं। कुबाचा और यल्दौज से जो प्रतिद्वंदी उससे निपटने के लिए इसने अपनी बहन का विवाह कर दिया कुबाचा के साथ और यल्दौज की बेटी के साथ अपना विवाह कर लिया।
तो इससे क्या हुआ, इसने पारिवारिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की और उसको ले करके इसने अपने प्रतिद्वंदियों को क्या किया, अपने प्रतिद्वंदियों को इसने क्या कर देता है, अपने प्रतिद्वंदियों को कह सकते हैं कि थोड़ा अपने से नीचे ले आया, अर्थात समकक्ष संबंध स्थापित कर लिए इसने। लेकिन आगे चल करके जब हम देखेंगे तो जो एल्दौज है, एल्दौज को ऐसा लगता है कि जो ऐबक को जब सब कुछ मिला हुआ है, अर्थात ऐबक जब वैध सुल्तान है तो हमें भी तो महमूद ने स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया है, तो मैं भी क्यों ना मैं स्वतंत्र तो मैं हूं, तो मैं क्यों ना उत्तर भारत की तरफ अपना रुख करूं और अपने साम्राज्य का विस्तार करूं, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ऐबक को ज़्यादा मिल गया है, मुझे कम मिला है। इसलिए क्या करता है, वो पंजाब की ओर आक्रमण करता है और लाहौर के क्षेत्र में वो आक्रमण कर देता है। इस युद्ध में ऐबक ने एल्दौज को बुरी तरीके से पराजित किया और गजनी पर भी अधिकार कर लिया, अर्थात एल्दौज के हाथ से गजनी भी निकल गया। लेकिन वहां की जनता जो थी, अर्थात एक प्रकार से देखेंगे तो एल्दौज जो थे ऐबक के ससुर लग रहे थे, लेकिन उनको क्या किया, उनके पूरे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। लेकिन वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की वो जनता एल्दौज को मानती थी और इसलिए क्या हुआ, ऐबक ने उसको छोड़ दिया, अर्थात गजनी को छोड़ देता और फिर अपने क्षेत्र में आ जाता। लेकिन बाद में एल्दौज पूरी तरीके से उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसकी दो मैंने बताया है कि जीते हुए क्षेत्रों को अक्षुण्ण बनाए रखना, इसने शासन प्रशासन को और सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रयास करता है। और इसका एक और प्रतिद्वंदी मैंने बताया, देखिए एल्दौज ने पंजाब पर आक्रमण किया, ऐबक ने पराजित गजनी पर अधिकार कर लिया। लेकिन इन क्षेत्रों से आक्रमण के परे हम देखेंगे तो बंगाल भी, क्योंकि आप देखेंगे बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, बंगाल के क्षेत्र को पूरा विजित कर लिया था और पूरा एक कह सकते हैं कि ऐबक के क्षेत्र में उसको समाहित कर दिया था। अब समस्या ये थी, चुनौती ये थी कि उसको कैसे अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। मैंने बताया था कि जो बख्तियार खिलजी जो था वो कहाँ जाता है अभियान करने के लिए वो जाता है तिब्बत की ओर, जहाँ पे उसको कोई सफलता हाथ नहीं लगती। वापस लौटते वक्त अली मर्दान ने उसकी क्या कर देता है, बख्तियार काकी की हत्या कर देता है, बख्तियार खिलजी की क्या करेगा, हत्या कर देगा। कौन, अली मर्दान कर देता है। अली मर्दान हत्या कर देता है और बंगाल पे क्या करता है, अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है बंगाल पे। तो जब बंगाल पे अली मर्दान आधिपत्य स्थापित कर लेता है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के अमीर वर्ग हैं, वो क्या करते हैं, शेरा खां को बना देते हैं। अली मर्दान को हटा करके शेरा खां को वहाँ का शासक बना देते हैं। चूँकि अली मर्दान पहले से कुतुबुद्दीन ऐबक का विरोधी था, लेकिन उसको हटा करके शेरा खां को बना दिया गया। तो अली मर्दान किसके पास चला जाता है, अली मर्दान चला जाता है ऐबक के पास और कहता है कि आप मुझे सत्ता दीजिए और मैं हमेशा आपके अंडर उसमें बंगाल पे शासन करूंगा। तो इसी को लेकर के ऐबक शेरा खां को पराजित करता है और लखनऊती के पूरे क्षेत्र को, बंगाल को अपने क्षेत्र में शामिल करता है। और वहीं से क्या होता है, अली मर्दान मरणोपरांत तक ऐबक की अपनी सत्ता स्वीकार किए रहता है, अर्थात ऐबक के अधीन कार्य करता है। तो ये बंगाल की विजय जो थी, अर्थात बंगाल क्षेत्र को भी इसने बहुत ही अच्छे से इसको डील करता है। 1 दिसंबर अर्थात एड्स दिवस का वर्तमान में देखेंगे तो एड्स दिवस का दिन था 1 दिसंबर 1210 को। ये लाहौर में चौगान खेल रहा था, ठंडी के टाइम पे चौगान जिसको पोलो बोलते हैं। तो घोड़े से गिर करके इसकी क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहीं से क्या होता है कि एक जो दिल्ली सल्तनत एक टर्निंग पॉइंट आता है उसमें। इसका इतिहासकारों में मतभेद है, कोई कहता है कि आराम शाह आगे गद्दी पर बैठता है, कोई कहता है कि आराम शाह इसका पुत्र था, कोई कहता है इसका भाई था, कोई इतिहासकार कहते हैं इसके कोई पुत्र नहीं थे, कोई इतिहासकार कहते हैं इसके सिर्फ 2 बेटियां थी। खैर क्या था मुझे नहीं पता, मैंने पहले ही बताया है कि जो इतिहास वही होता है जो इतिहासकार लिखता है, जो उसने लिख दिया वही हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या सत्यता थी, सत्यता की पुष्टि हम भी नहीं कर सकते, बस इतना जान सकते हैं कि एक शासक आया था जो था आराम शाह। खैर वो आगे चल करके आराम शाह का शासन प्रशासन बिल्कुल चरमरा गया था और सब अपने आप को धीरे स्वतंत्र करते हुए चले जा रहे थे। तो आराम शाह के बाद में क्या आ जाएगा, आराम शाह को हरा कर बदायूं का सूबेदार इल्तुतमिश ऐबक के स्थान लेने के लिए आ जाएगा, मतलब आराम शाह का स्थान लेने के लिए आ जाएगा। लेकिन ऐबक की और मैं बात करूं तो ऐबक ने क्या किया है, कुछ स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान रहा है। इसमें हम देखेंगे तो इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया जो जैन मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बना हुआ था। जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर बना हुआ था मस्जिद। कहते हैं कि जो ये राय पिथौरा है उसकी स्मृति में, उसको हराने की स्मृति में इसको बनाया गया था कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। आप देखेंगे तो वो कुतुब मीनार के पास में दिखेगी। 2.5 दिन का झोपड़ा है और ये संस्कृत विद्यालय था इसमें, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। तो ये
2.5 दिन के झोपड़े को भी क्या किया, मतलब इसे संस्कृत विद्यालय को क्या किया, नष्ट करके बनवाया था। कहते हैं इस पे, इसकी जो दीवारें हैं उस पर आप देखेंगे विग्रहराज चतुर्थ का जो नाटक है हरिकेल, उसकी पंक्तियां आपको अभी भी इसके ऊपर उत्कीर्ण मिलती हैं। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद की एक बात और मैं बता दूं, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद की, इसमें कहते हैं कि जो ये मस्जिद बनाया गया था, जो जैन मंदिर थे उसको तोड़ करके बनवाया गया था। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो मंदिर की जो मस्जिद की दीवारें वगैरह हैं वो उस मस्जिद की दीवारों से ही बना दी गई थी, अर्थात उसको तोड़ने के बाद में उन्हीं मटेरियल का यूज किया गया था जो मंदिर में लगे हुए थे, उन्हीं से अब दीवार बना दिया, सब बना दिया गया। कहते हैं कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद भारत में मुस्लिमों द्वारा बनाई गई पहली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है, तो याद रखिएगा। फिर कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार का निर्माण हम देखेंगे तो अजान पढ़ने के लिए बनाया गया था। ये सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था, काकी की याद में इसको बनवाया गया था, लेकिन इसे बनाते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु जब हो जाती है तो इसका पूरा जो कौन कराता है, वो कराता है, इसने 1 मंजिल बनवाई थी लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है, फिर इसको पूरा कराता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में हम देखेंगे इल्तुतमिश इसकी 4 मंजिल पूरी कराता है, अर्थात कुतुब मीनार कितने मंजिल की हो जाती है, 4 मंजिल की हो जाती है। लेकिन आगे चल करके जब हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक का काल आएगा तो इस पर बिजली गिर जाती है, तो 4थी मंजिल इसकी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। तो एक ऐबक जो जाएगा वो इसकी 2 मंजिल फिर इसके ऊपर, जो फिरोज शाह तुगलक है इसके ऊपर 2 मंजिल बनवा देगा, अर्थात 4थी और 5वीं मंजिल कौन बनवाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसका निर्माण किया था वो बनाता है फिरोज शाह तुगलक। आप देखेंगे कभी कुतुब मीनार जाइए तो आप वहाँ पे देखेंगे कि उसमें जो 4थी और 5वीं मंजिल है वो आपको व्हाइट कलर की दिखती है। आप देखिए वो ऐसा लगता है कि उसका निर्माण दोबारा किया गया है। तो 4थी और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, इसलिए वो दूसरे से अलग लगती है। आप देखेंगे कि आगे चल करके फिर इसमें इसका जो जीर्णोद्धार, काफ़ी ज़्यादा मरम्मत इसको कौन कराता है, सिकंदर लोधी करवाता है। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कुतुब मीनार से कौन संबंधित नहीं रहा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा है, इल्तुतमिश रहा है, फिरोज शाह तुगलक रहा है, और आगे चल करके हम देखेंगे तो सिकंदर लोधी रहा है। तो इनका योगदान रहा है कुतुब मीनार को लेकर के, आप याद रखिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा, आगे जो मेरा वीडियो होगा वो होगा। आप एक और चीज़ और देख लीजिए, इसका जो विस्तार क्षेत्र था मैंने मैप में बनाया है, ये पूरा इसका विस्तार क्षेत्र था। कन्नौज हो, बिहार हो, बनारस हो, बंगाल हो, इधर आप देखेंगे अजमेर, पूरा ये क्षेत्र जो था पूरा इसके अधिकार क्षेत्र में था। आगे चल करके हम देखेंगे तो जो हम पढ़ते हैं गौर वंश से ये पूरा क्षेत्र शामिल हो जाता है उसमें, और उसी में गुलाम वंश जो है ये पूरा क्षेत्र उसके अधीन आ जाता है। फिर मैं एक बात और बता दूं, जो ये ऐबक था ये अपना शासन प्रशासन कहाँ से चलाता है, लाहौर से चलाता है। ये अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाए रखता है, क्योंकि आगे चल करके जब आएगा, इसलिए जब इसकी राजधानी लाहौर थी इसीलिए कई इतिहासकार इसको एक शासक के तौर पर नहीं मानते, दिल्ली सल्तनत का शासक नहीं मानते हैं, क्योंकि जो आप देखेंगे इसकी राजधानी लाहौर थी, दिल्ली पे शासन कर नहीं रहा था। खैर इसको महमूद ने सत्ता की औपचारिक मान्यता दे दी थी, लेकिन इसने कोई खलीफा जो था वहाँ से इसने कोई भी, कह सकते हैं खलीफा से इसने कुछ भी प्रमाण पत्र वगैरह प्राप्त नहीं किया था, जिस वजह से इसको वैध सुल्तान नहीं माना जाता है। आगे चल करके मैं इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा। जो इसके बाद का जो मेरा शासक होगा वो होगा इल्तुतमिश। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं प्लेलिस्ट चला रहा हूँ, अर्थात जो मैं श्रृंखला चला रहा हूँ मेडिवल हिस्ट्री की, ये मैं बहुत ही जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूँगा। हफ्ते में 3 वीडियो इसके आएंगे। डेली बनाना संभव नहीं है, लेकिन हफ्ते में मैं कोशिश करूँगा कि 3 वीडियो इसके मैं हर हाल में दूँ, ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर हो चुके। मैं ये दावा करता हूं कि जल्द से जल्द मैं मेडिवल हिस्ट्री की श्रृंखला जल्द से जल्द समाप्त करूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल पे। मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला की कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में हम देखेंगे, पूरे उसके बारे में जो विस्तृत अध्ययन है उसको हम करने की कोशिश करेंगे, और एक एक चीज़ फैक्ट वगैरह मैप पे आधारित मैं एक एक चीज़ों को मैप में मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश, इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो आराम शाह नाम का आपको एक शासक दिखेगा, लेकिन उसकी कोई उपलब्धि है नहीं। जब ये शासक बनता है आराम शाह, तो पूरी शासन प्रशासन, अर्थात जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है, ऐबक की मृत्यु के बाद में आराम शाह को शासक बनाया जाता है, लेकिन आराम शाह अपना आराम ही फरमा रहे थे,
आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी विद्रोह हो जाता है और छोटी छोटी जो कह सकते हैं रियासतें टाइप के छोटे छोटे जो प्रदेश थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो जो वहाँ के आसपास अमीर वर्ग थे तो वो क्या करते हैं, इल्तुतमिश को दावत देते हैं, अर्थात कहते हैं इल्तुतमिश को बुलावा देते हैं कि आप आइए और अपना शासन प्रशासन चलाइए। इल्तुतमिश उस दौर में क्या करता है, इल्तुतमिश उस दौर में बदायूं का सूबेदार होता है। तो बदायूं का सूबेदार इल्तुतमिश बढ़ता है दिल्ली की तरफ और जुद नामक स्थान पर इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य में युद्ध होता है। इल्तुतमिश विजयी हो जाता है और यहीं पे वो सुल्तान बन जाता है। लेकिन ये तो बात हो गई कि इल्तुतमिश के सत्ता स्थापित करने की। लेकिन थोड़ा सा इल्तुतमिश को बैकग्राउंड को देखते हैं, कहाँ से निकल के आया था इल्तुतमिश और कैसे कैसे वो शासक बना, उनके बारे में देखते हैं कि कैसे एक अपने कह सकते हैं टैलेंट के दम पे जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आया था उसी तरीके से कुछ इल्तुतमिश भी सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर की ओर बढ़ा था। तो आइए देखते हैं आखिर इल्तुतमिश का कहाँ से आया था इल्तुतमिश, आइए देखते हैं। इल्तुतमिश का मतलब होता है, हम देखेंगे तो साम्राज्य का स्वामी होता है और इसकी उपाधि थी, आप देखेंगे तो ईश्वर की भूमि का रक्षक, अमीर उल उमरा इसकी उपाधियाँ हैं। अलाउद्दीन अर्थात अब अगर जो हम देखेंगे तो जो इल्तुतमिश है ये अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड कह सकते था, योग्य था। तो इसके भाई क्या करते हैं, ईर्ष्यावश इसको जा करके मार्केट में जा करके इसको बेच देते हैं। क्या करते हैं, बेच देते हैं। बेचते हैं तो उसको खरीद लेता है अलाउद्दीन मोहम्मद चिश्तकवा, उसको खरीद लेता है। फिर जब खरीद लेता है, लेकिन चूंकि टैलेंटेड तो था ही, तो उसके आसपास उसके जो घुड़सवारी से लेकर के उसको तीरंदाजी, धनुषधारी, मतलब उसको हर चीज़ का अच्छा खासा अनुभव था। तो वो उसकी चर्चा होने लगी आसपास के क्षेत्रों में कि एक आप देखेंगे कि एक गोरी मतलब कि इल्तुतमिश है जो काफ़ी ज़्यादा हर क्षेत्र में क्या है प्रतिभाशाली है। तो गोरी को ये बात पता चलती है तो वो उसको खरीदने के लिए जाता है, लेकिन ये मना कर देते हैं। इसलिए गोरी क्या करता है, गजनी में पूरी तरीके से उसके खरीद फरोख्त अर्थात दासों के खरीद फरोख्त पे पाबंदी लगा। ये पीछे की घटना है, इनमें कुछ खास आपको ध्यान नहीं रखना है। बाद में गोरी क्या करता है, इसको अधिकार कर लेता है, इसके ऊपर गोरी इसको ले लेता है, कैप्चर कर लेता है। बाद में आप देखेंगे तो जब उसकी सेना में शामिल हो गया तो आप देखेंगे, जब मैंने बताया था कि ऐबक जो था, जो अनिलवाड़ अर्थात गुजरात विजय के दौरान इसकी प्रतिभा से काफ़ी ज़्यादा खुद मतलब देख के, जब इल्तुतमिश की जो प्रतिभा थी अर्थात जो वो एक एक करके विजयी होता चला जा रहा था, तो इसकी प्रतिभा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और ऐबक से उसको खरीदने की बात करता है। तो ऐबक क्या करता है, ऐबक गोरी से इल्तुतमिश को खरीद लेता है। याद रखिएगा, इल्तुतमिश को खरीद लेता है। और बाद में देखेंगे तो इसकी आप देखें खोखरों के विरुद्ध जो आप देखेंगे अभियान जो गोरी ने किया था 1205 में, तो उसमें भी ये शामिल होता है और अच्छी तरीके से पूरा शासन अपने जो कह सकते हैं अपना जो कुशल नेतृत्व था वो देता है। इससे ऐबक और ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और उसको बदायूं का क्या करता है, सूबेदार नियुक्त कर देता है और अपनी बेटी का विवाह भी उसके साथ कर देता है। आगे चल करके जब देखेंगे तो गोरी की मृत्यु हो जाती है और ऐबक पूरा अपना शासन प्रशासन चलाने लग जाता है। लेकिन जब ऐबक की मृत्यु के बाद आप देखेंगे तो आराम शाह आता है, आराम शाह के बाद में फिर ये इल्तुतमिश आ जाता है जो जुद नामक युद्ध में उसको हरा देता है। मैंने बताया ऐबक की मृत्यु हो गई, उस समय बदायूं का सूबेदार था। आराम शाह वर्सेस इल्तुतमिश के बीच में युद्ध होता है, जुद का युद्ध, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हो जाता है और एक शमसी वंश का स्थापना करता है। आप देखेंगे तो इल्तुतमिश शमसी वर्ग के आप देखेंगे तो इलबारी तुर्क था, तो शमसी वंश की यहीं पे स्थापना हो जाती है और ये राजधानी लाहौर से दिल्ली की ओर स्थानांतरित कर देता है। लाहौर से दिल्ली की ओर क्या करेगा, अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देगा। चूंकि आप देखेंगे तो जो ऐबक है वो अपनी राजधानी कहाँ पे करता है, ऐबक की राजधानी आप देखेंगे तो ऐबक की राजधानी में देखने को मिलती है कौन सी थी, लाहौर थी, लेकिन ये दिल्ली कर, इसलिए अधिक इतिहासकार इसको दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान मानते हैं। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान माना जाता है। शासक की बात करें तो हाँ हम ऐबक को कह सकते हैं, लेकिन जो प्रथम सुल्तान था वो कौन था, वो प्रथम सुल्तान जो था वो इल्तुतमिश ही था। तो याद रखिएगा प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। यह सुल्तान के पीछे कारण भी है, उसने बगदाद के खलीफा से खिलाहत वस्त्र प्राप्त किया था और एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। जो उसको खलीफा क्या करता है, जो खलीफा है जो है अल मुंतसिर बिल्लाह, अल मुंतस नाम भी बड़े अजीब अजीब हैं, अल मुंतसिर बिल्लाह, अल मुंतसिर बिल्लाह जो है वो बगदाद के खलीफा अर्थात आप देखेंगे तो अब्बासी खलीफाओं के खलीफा हैं। अब तो ये जहाँ मैंने बताया था कि एक मुस्लिम क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र के कह सकते थे, एक धर्मगुरु टाइप के होते थे।
जो खलीफा थे, तो इन्होंने क्या किया, उसको सुल्तान आजम की उपाधि थी और उसके विजित सभी क्षेत्रों में उसको सुल्तान घोषित कर दिया। तो सुल्तान आजम जो थी इसकी उपाधि भी थी, और इसने किसी गौरवंश के शासक से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने जो खलीफा थे खलीफा से ये लेकर के आया था। तो याद रखिएगा, ये खलीफा से उपाधि इसने धारण की थी। किसकी? और इसको खलीफा ने क्या किया था, खिलाहत, खिलाहत एक वस्त्र होता था, अर्थात चोला कह सकते हैं, जो ये इसको प्राप्त हुआ था, और तीर वगैरह और कमान वगैरह ये सब दिए जाते थे कि हाँ आप शासकीय तौर पे कि हाँ आपको यहाँ का एक सुल्तान आपको स्वीकार किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें इसको मिली थी। तो ये कह सकते हैं कि वैध सुल्तान घोषित हो जाता है, वहीं पे क्या हो जाता है, वैध सुल्तान घोषित हो जाता है। लेकिन जब ये शासक बन जाता है, शासक बनने के बाद इसकी 1210 में शासक बनता है, तो इसकी चुनौतियां बिल्कुल अपरंपार थी, आसपास इसकी चुनौतियां थी। इसकी सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो वही थी जो ऐबक की थी। ऐबक की क्या चुनौतियां थी, वही आप देखेंगे, वही एलदौज है, वही आप देखेंगे तो एलदौज के बाद वही कुबाचा है, और इधर वही अली मर्दान है, वही बिल्कुल सब चुनौतियों के लिए उसको चुनौतियां उसको देते चले जा रहे हैं। तो इनको आप देखना है कि आखिर ये कौन सी चुनौतियां हैं जो इल्तुतमिश को परेशान कर रही हैं। एलदौज, कुबाचा और अली मर्दान। बाकी आगे हम मंगोल की भी बात करेंगे, मंगोलों की बात भी हम आगे की तरफ करेंगे। पहले एलदौज को देखते हैं। दरअसल मैंने बताया था कि एलदौज हो चाहे कुबाचा हो, ये सभी क्या थे कि आप देखेंगे तो गोरी की जो आप देखेंगे वंशज था, उसने क्या किया था, सबको एक वैधता दी थी कि आप यहाँ के शासक हैं। तो ये अपने आप को गोरी का एक वैध सुल्तान मानता था। तो इसने क्या किया, इल्तुतमिश को उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए उसके पास में छत्र और दंड भेजा। किसको? इल्तुतमिश को भेजता है और कहता है कि आप मेरे अधीन शासन करेंगे। इल्तुतमिश उस समय और भी परेशानियों से जूझ रहा होता है, तो वो स्वीकार कर लेता है और शांत बैठा रहता है। तो लेकिन आगे चल करके वो उसको क्या करता है, दंड देने की कोशिश करता है, अर्थात क्योंकि वो अगर जिसने लाहौर के क्षेत्रों में आसपास क्षेत्रों में और कब्जा कर लिया तो उसका सत्ता जो थी वो दिल्ली सल्तनत पे भी बहुत ही हावी हो सकती थी। इसलिए उसने 1215 और 16 में तराइन का तृतीय युद्ध होता है, और इस युद्ध में क्या होता है कि जो एलदौज है वो पराजित हो जाता है और उसको बंदी बना लिया, बाद में मार दिया जाता है। तो यहीं से क्या होगा, इसका एक शत्रु जो एलदौज है वो तो उसका खात्मा हो गया। अब दूसरा बचेगा जिसका नाम है कुबाचा। अब आइए कुबाचा को भी देखते हैं। कुबाचा क्या? कुबाचा जो है वो लाहौर और भटिंडा पे अधिकार कर लेता है। आप देखेंगे ये लाहौर, उसके पास आप देखेंगे तो यहीं पड़ेगा भटिंडा। लाहौर और भटिंडा पे क्या करता है, अधिकार कर लेता है, और अधिकार कर लेता है तो इल्तुतमिश इसको पराजित करने के लिए अर्थात युद्ध के लिए जाता है और इसको पराजित कर देता है। जब इसको पराजित कर देता है तो उस पराजित किए हुए क्षेत्र पे नासिरुद्दीन को शासक बना दिया जाता है। नासिरुद्दीन को शासक बना दिया जाता है। लेकिन उस टाइम पे मंगोल का आक्रमण हो जाता है। अभी मंगोल आक्रमण का मैं बाद में जिक्र करूंगा। तो इसका मंगोल का आक्रमण उसी टाइम पे 1221 में हो जाता है। तो मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए मतलब ये उसकी तरफ बिजी हो जाता है और लाहौर की तरफ इसका ध्यान नहीं जा पाता है। कुबाचा पुनः लाहौर पर अधिकार करने की कोशिश करता है। तो कुबाचा फिर ये क्या करेगा, इल्तुतमिश पुनः कुबाचा पर चढ़ाई कर देगा और उसके पुत्र, अब जब ये पुनः चढ़ाई कर दिया कुबाचा के ऊपर, तो कुबाचा अपने पुत्र को भेजेगा कि आप इल्तुतमिश से कि आप जाइए संधि कर लीजिए इल्तुतमिश से। तो उसका जो पुत्र है वो जाता है इल्तुतमिश के पास। इल्तुतमिश उसके पुत्र को बंदी बना लेता है और बंदी बनाने के बाद में क्या होगा, उसके इतना ज़्यादा हतोत्साहित हो जाता है कुबाचा कि जा करके इसी सिंधु नदी में ये जा करके डूब जाता है। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश सिंधु नदी में डूब करके कुबाचा सिंधु नदी में डूब करके क्या होगा, मर जाता है। तो यहीं से इसके दो शत्रु एलदौज और कुबाचा का खात्मा हो जाता है। और इसका तीसरा बहुत दुश्मन है अली मर्दान। ये वही अली मर्दान है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन बाद में ये जैसे ही ऐबक चला जाता है, आराम शाह के टाइम पे ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। तो स्वतंत्र घोषित करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो इस तरफ की जितनी परेशानियां थी उन सभी को ख़त्म करने के बाद, अर्थात जो ये पश्चिमी भारत है, इस तरफ की सभी परेशानियों को, मतलब जो भी समस्या थी इनको ख़त्म करने के बाद, अपने प्रतिद्वंदियों को खात्मा के बाद इसका ध्यान जो है वो पूर्वी क्षेत्र पे जाता है। पूर्वी क्षेत्र में बंगाल, ये गंगा नदी के किनारे किनारे बढ़ता जाता है। गंगा नदी मैंने बनाया है, गंगा नदी किनारे किनारे बढ़ता जाता है और यहीं पे आप देखेंगे लखनऊती पड़ेगी। तो गंगा नदी की ओर जाता है। तो आप देखेंगे ये अली मर्दान जो है ये अलाउद्दीन की उपाधि धारण करता है।
आप याद रखिएगा, अलाउद्दीन जो बंगाल का शासक है, ये अलाउद्दीन की उपाधि धारण करके स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देता है। बाद में अली मर्दान की हत्या कर अमीर वर्ग वहाँ के जो इसके जो उन्हीं में भेदिए मौजूद थे, वो क्या करते हैं, अली मर्दान की हत्या कर देते हैं। अली मर्दान की हत्या करके हिमासुद्दीन शासक बन जाता है और हिमासुद्दीन गयासुद्दीन की उपाधि धारण करता है। याद रखिएगा, हिमासुद्दीन क्या किया, गयासुद्दीन की उपाधि धारण किया। और ये क्या करेगा, ये बंगाल के क्षेत्र साथ साथ इसने बिहार पर भी पूरा अपना अधिकार बना लिया, अर्थात ये वाला पूरा क्षेत्र ये अपने अधीन कर लिया। कामरूप असम तक भी इसने क्या किया, मतलब कि वहाँ से भी टैक्स वगैरह वसूला इसने। याद रखिएगा। अभी इल्तुतमिश गंगा नदी के सारे आगे जाता है, लेकिन जब हिमासुद्दीन से मुकाबले की बात आती तो हिमासुद्दीन अपने आप को सरेंडर कर देता है। जब सरेंडर कर देता है अर्थात इल्तुतमिश की सत्ता स्वीकार कर लेता है, तो इल्तुतमिश क्या करेगा, बिहार के क्षेत्र पर मलिक जानी को क्या करेगा, वहां का सूबेदार नियुक्त कर देगा। किसको, बिहार का। अब उस क्षेत्र में क्या करेगा, जैसे ये वापस चला जाता है इस क्षेत्र में फिर से, तो ये आप देखेंगे हिमासुद्दीन फिर से इस क्षेत्र में आ जाएंगे और हमला करेंगे और उसको फिर अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश करेंगे। तो इसका पुत्र जिसका नाम है नासिरुद्दीन, जो ऐबक का जो इल्तुतमिश का क्या है, पुत्र है नासिरुद्दीन, उसको यहाँ का ये फिर लखनऊती पे हमला कर देता है। और लखनऊती पे हमला कर देता है और हमला करने के बाद में आप देखेंगे ये पूरा क्षेत्र वो अधिकार के क्षेत्र में ले लेता है और हिमासुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर देता है। तो नासिरुद्दीन ने क्या किया, बंगाल को पूरा विजित कर लिया। लेकिन 2 साल बाद नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद में क्या होता है कि अलाउद्दीन जानी जो है बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। तो अलाउद्दीन जानी जो है बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। इसको इल्तुतमिश ने बंगाल का सूबेदार बनाया था, इसको आप याद रखिएगा। अलाउद्दीन जानी बंगाल का सूबेदार बन जाता है। खैर जितनी बातें बता रहा हूँ ये सब एक कह सकते हैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देने के लिए, आप समझ सकें कि इल्तुतमिश की कहानी कैसी रही है उसके बारे में जानने के लिए। आगे की मैं बात करूँगा जिसमें हम आप देखेंगे इसी कुछ नीतियों के बारे में बात करूँगा। इसने जो क्या क्या कार्य किए उनके बारे में बताऊँगा, जो एक वन लाइनर की तरफ से होंगे, अर्थात एक वन लाइनर एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप उनके लिए ही होंगे। तो आइए इसके बाद की कहानी हम देखेंगे। बंगाल पे इसने पूरा अधिकार कर लिया और एक छत्र छाया पूरी कायम कर देता है ये। अब मंगोल के आक्रमण को भी मैं यहीं पे देख लेता हूँ, आखिर मंगोल का आक्रमण कहाँ पे होता है। वर्तमान में मंगोलिया के आसपास के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि वर्तमान में आप देखेंगे तो मंगोलिया का एक वैश्विक स्तर पर कोई खास छवि नहीं स्थापित कर पाया है। लेकिन एक इतिहासकार की नज़रों में देखें या इतिहास में जाके इतिहास के पन्नों की ओर जब हम रुख करते हैं तो हमें एक ऐसे शासक का नाम आता है जिसने अधिकांश यूरोप एशिया को पूरा रौंद डाला था। आखिर वो उस शासक था जिसका नाम था चंगेज खान, मंगोल वंश का संस्थापक कह सकते हैं। और ये आप देखेंगे तो इसका बचपन का नाम तेमुचिन था। इसने पूरा आप देखेंगे रसिया के क्षेत्र से लेकर के आप कैस्पियन सागर से आप देखिए पूरे क्षेत्र पे आर्मेनिया वगैरह पूरा इसने नष्ट कर दिया था, पूरे क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। लेकिन उसी टाइम पे आप देखेंगे तो जो 1205 के आसपास के क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो ख्वारिज्म शाह है और गोरी की जो युद्ध होता है तो ख्वारिज्म शाह गोरी को हरा देता है। लेकिन ख्वारिज्म शाह मंगोल शासक चंगेज खान के सामने बौना नजर आता है। ख्वारिज्म शाह को हरा देता है कौन, चंगेज खान ख्वारिज्म शाह को हरा देता है और ख्वारिज्म शाह भाग के कैस्पियन सागर की ओर चला जाता है। आप देखेंगे इसी के पास में यहाँ पे कैस्पियन सागर झील पड़ेगी, तो कैस्पियन सागर की ओर भाग जाता है और इसका पुत्र जिसका नाम है जियाउद्दीन मकबरनी वो भारत की ओर आता है और इल्तुतमिश से सहायता मांगता है। और उसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंधु नदी के तट तक पहुँच जाता है और इसी सिंधु नदी के तट पर पहुँच जाता है। और चूँकि इल्तुतमिश को ज्ञात था कि अगर जो मैं जियाउद्दीन मकबरनी को अपना मतलब कि शरण दूंगा तो भारत के ऊपर भी हमला हो जाएगा, तो उसने साफ तौर से इससे मना कर दिया और जियाउद्दीन मकबरनी को कोई भी क्षेत्र नहीं देता है। नहीं देने के पीछे 2 कारण थे। एक था वही जो एक तो मंगोल का आक्रमण था, दूसरा एक कह सकते हैं कारण ये था क्योंकि वही जियाउद्दीन मकबरनी है जिसका पिता कौन है, ख्वारिज्म शाह ने गोरी को जो इल्तुतमिश का संरक्षक था उसको बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। एक तो कारण ये भी था।
और यहीं से फारस के आसपास का क्षेत्र जो खारिज फारस कह सकते हैं या कहें पर्सिया जो था, आसपास के क्षेत्र पूरा मंगोल का अधिकार स्थापित हो जाता है। खैर मंगोल भारत पर आक्रमण नहीं करते हैं और ये सिंधु नदी तक ही ये सीमित रह जाते हैं। और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण भी इल्तुतमिश के काल में ही हुए हैं, लेकिन उसका कुछ खास कूटनीतिक तरीके से ये क्या करता है, मंगोलों से विजय प्राप्त कर लेता है। कौन? इल्तुतमिश। तो एक ये कूटनीतिक विजय उसकी कह सकते हैं, इसमें इसने लड़ाई वगैरह नहीं की थी, एक कूटनीतिक तरीके से डिप्लोमेसी के तरीके से इसने क्या किया था, उसको हराया था। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो उसके कार्यों को हम देखेंगे तो तुर्कान चहलगानी का ये गठन करता है। तुर्कान चहलगानी 40 सरदारों का एक समूह था, अर्थात इसके 40 वफादार थे जो इसको हर तरीके से इसको मंत्रणा देते थे, अर्थात जो शासन प्रशासन में उसकी सहभागिता देते थे, क्योंकि इसका अमीर वर्ग पे इसका कोई भी विश्वास नहीं था। अमीर वर्ग जो थे वो इसको शासक नहीं मानते थे, वो इसको गुलाम मानते थे। लेकिन जो इसने बगदाद में खलीफा से जो प्रमाण पत्र लेके आया था, वो उसने उस प्रमाण पत्र ने अमीरों का मुंह बंद कर दिया था, लेकिन वो अमीरों पे विश्वास नहीं करता था, इसलिए इसने तुर्कान चहलगानी का गठन कर दिया था। फिर एकता व्यवस्था की स्थापना की। एकता व्यवस्था की मैं बात करूं तो एक ग्रामीण स्तर पर और सूबे के स्तर पर छोटी छोटी भूमियों में विभाजन था। एकता का अर्थ ही होता है भूमि। उस विभाजन में आप देखेंगे कि छोटे छोटे एकता मतलब कि एक छोटे छोटे पार्ट में दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं या आप हैं, आप किसी सल्तनत में, या आप मान लीजिए आपको ये पूरा भारत का भूखंड है और आपको मैंने किसी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में नौकरी के लिए रखा है। तो आपको नौकरी के लिए मैंने रखा तो है, लेकिन आपको मैं सैलरी ना दूं तो आप क्या करेंगे? सैलरी मैं आपको ना दूं तो सैलरी नहीं देंगे तो काम तो चलेगा नहीं, सीधी बात है। क्योंकि आपको आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको कुछ अपने खर्चे होते हैं जिनको आपको निकालना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो उसके लिए क्या करेंगे, सैलरी ना दे करके उनको एकता दे देता था। मतलब कि छोटा सा मान लीजिए हिस्सा, भूमि का हिस्सा दे दिया कि आप इस क्षेत्र से जो भी लगान आएगी आप उसको वसूलिए और यही आप इसको आप अपने पास रखिए। तो वही एक एकता व्यवस्था थी, अर्थात सैलरी के बदले भूमि दे दी जाती थी और आप उससे क्या कीजिए, वसूली कीजिए। खैर जो बड़े इक़्तिदार थे उनको बड़ा क्षेत्र मिल जाता था और वो बड़े क्षेत्र में वसूली करते थे। एक कह सकते हैं एक हायरार्की के क्रम में, पदों के सोपानी क्रम था कह सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जिस हिसाब से इसका पद था उस हिसाब से उसको एकता दे दी जाती थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं न्याय के लिए सिंह के गले में जंजीर। आप देखेंगे कि इल्तुतमिश ने क्या किया था, न्याय के लिए उसने सिंह, उसके दरबार के सामने 2 सिंह थे जिनके गले में जंजीर थी। तो जंजीर को आप कोई भी हिला करके, घंटी बजा करके आप उससे न्याय की मांग कर सकता था। लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जो घंटी की वजह से प्रश्न आता है वो जहांगीर को लेकर के आता है। उसने यमुना नदी के किनारे घंटी लगाई थी जो बजा के कोई भी न्याय की बात कर सकता था। लेकिन उससे पहले जो है वो इल्तुतमिश ने वहाँ पे न्याय की घंटी लगाई थी, बजा के कोई भी न्याय की बात कर सकता था। नगरों में इसने अमीर दाद की नियुक्ति की थी। अमीर दाद कह सकते हैं जो न्याय के विभाग के जो नगरों में प्रमुख कह सकते होते थे, लेकिन अंत में न्याय का प्रमुख सुल्तान होता था, वही उसका अंतिम माना जाता था। अर्थात जो सुल्तान था वो न्याय का अंतिम था, अर्थात उसका जो निर्णय है उसको कोई भी ठुकरा नहीं सकता था। तो लेकिन हाँ, गले में जंजीर तो डाल दी थी। इसी जंजीर को बजा करके रजिया क्या करती है, अपनी सत्ता को, अपने जो जनता है उसके बीच में न्याय की मांग करती है, लाल कपड़े पहन करके। फिर आगे बात करेंगे। चांदी का तकार, तांबे का जीतल, शुद्ध अरबी के सिक्के इसी ने चलाए थे। और अपने सिक्कों पर आप देखेंगे तो इसके सुल्तान की साथ साथ आप देखेंगे तो खलीफाओं का नाम भी इसमें आपको देखने को मिलता है। तो सिक्कों पर खलीफा का दूत इसने नियुक्त कराया। चांदी का टका, तांबे का जीतल इसने शुरुआत किया था, याद रखिएगा। दरअसल इसने जो सुल्तान से नाम इसके हमें मिलता है, सुल्तान से इसने अर्थात आप देखेंगे तो बगदाद के खलीफा से इसने सुल्तान की वैधता प्राप्त की थी। लेकिन अगर जो आप देखेंगे तो उसकी वैधता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, वैधता मिलती या ना मिलती। बस ये कह सकते हैं उसकी एक आकांक्षा थी कि मैं उसको प्राप्त करूं, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला था उसको ना, बस इसकी कह सकते हैं चाहत एक प्रकार से कह सकते हैं उसकी थी कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो उसको ये मिला था। बहुत उसकी महत्वाकांक्षा थी उसको लेकर के। फिर कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा कराया। इससे पहले मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण करा रहा था अजान के लेकर के। तो लेकिन बाद में आप देखेंगे तो ये कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में आप उसका निर्माण पूर्ण कराता है इल्तुतमिश। सुल्तान गढ़ी का मकबरा इसने बनवाया था। आप देखेंगे सुल्तान गढ़ी का मकबरा, ये अपने पुत्र जो है वो
नासिरुद्दीन के लिए याद में इसने उसके ऊपर बनवाया था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। कहते हैं कि मकबरा बनाने की शैली का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने किया था, तो याद रखिएगा सुल्तानगढ़ी का मकबरा। बदायूं में जामा मस्जिद भी इसी ने बनवाया था, बदायूं में जामा मस्जिद। जोधपुर में अतारकिन दरवाजे का निर्माण भी इसी ने करवाया था, जोधपुर का अतारकिन दरवाज़ा फेमस है, इसको याद रखिएगा। दिल्ली में मदरसा मुअज्जी भी इसी ने बनवाया था, याद रखिएगा, मदरसा मुअज्जी भी इसी ने बनवाया था दिल्ली में। तो ये इसके कार्य हैं, सभी कार्य इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद रखिएगा जो भी इसके कार्य हैं। तो अब आइए इसकी कुछ विजयों को भी देख लेते हैं, इसकी कौन कौन सी विजय इसने कब की है, पॉइंट वाइज है, हल्का सा दिमाग में रख लीजिएगा। रणथंभौर की विजय 1226 में करता है, वीर नारायण को पराजित कर देता है। जालौर अजमेर का अभियान 1228 में करता है। ग्वालियर का भी कालिंजर का अभियान जो है ये 1231 में करता है, इसको जीत लेता है और इसको एक कह सकते हैं लूट का अड्डा बना देता है कि आसपास के क्षेत्र में जो भी युद्ध किया जाएगा उसका केंद्र यही होगा, यहीं से सब लूट की जाएगी। तो लूट का अड्डा बना दिया ग्वालियर को। आप देखेंगे ग्वालियर का किला काफ़ी फेमस है। अनिलवाड़ में चालुक्यों से पराजित, याद रखिएगा, अनिलवाड़ के चालुक्यों ने इसको पराजित कर दिया था, याद रखिएगा। मालवा 1234-35 में विजयी हुआ, किया इसने मालवा की विजय। खोखरों के विरुद्ध अभियान 1236 में, इसी अभियान के दौरान इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसको दिल्ली लाया जाता है और यहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट है। 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है खोखरों के विरुद्ध अभियान में। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप अपने दायित्वों का वहन जरूर करें। आप अपने आसपास के क्षेत्रों में सफाई रखें। दरअसल हम लोग करते क्या हैं, जो भी चीज़ें यूज करते हैं उनको साफ़ सफाई की ओर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और इसको सौभाग्य में बदलने की ज़रूरत है कि आप आसपास के क्षेत्रों में सफाई रखें। और दूसरी चीज़ है कि वर्तमान में जो पर्यावरण की समस्याएँ चल रही हैं उनको लेकर के थोड़ी सजगता बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए, जैसे वाटर लेवल की समस्या हो, चाहे बाढ़ की समस्या हो, या आने वाली जो चुनौतियाँ हैं उनसे दरअसल जो युवा पीढ़ी है उनको इस बात को थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है कि वो आने वाले जो पीढ़ी होगी उसको हम क्या दे रहे हैं, उनके लिए हम क्या छोड़ रहे हैं। हमारे पास जो भी संसाधन उनका हम दोहन किस तरीके से कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को उनका फ़ायदा कैसे मिल सकता है, इस बारे में विचार करने की बहुत ज़रूरत है। आप समस्या आप देख लीजिए, चाहे पॉलीथीन की समस्या हो, हम लोग क्या करते हैं, यूज करके एक जगह पे फेंक देते हैं, लेकिन उसके निराकरण करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। पॉलीथीन को आप पूरी तरीके से आप उसको बैन कीजिए। कहने का मतलब है कि पॉलीथीन का कम से कम यूज कीजिए, अधिकतर कहें ना ही यूज करें तो ज़्यादा सही है। पर्यावरणीय समस्याएं वर्तमान में हमारे सामने तो बहुत छोटी सी लगती हैं, खैर हैं भयावह, लेकिन उसको कोई समझना नहीं चाहता है। डिबेट होती है, चर्चा होती है, सब कुछ एक मंच पर सभी आते हैं, एक कॉन्फ्रेंस लेवल पे आयोजन होता है, लेकिन जैसे ही उससे बाहर निकलने के बाद हम लोग भी अपने दायित्वों को भूल जाते हैं और सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी थोपने की कोशिश करते हैं कि सरकार को कुछ करना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी हम सभी भारतीयों की है कि उसको लेकर के कुछ करें, अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी उसका फ़ायदा मिल सके। तो इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप एक बार इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। खैर आइए हम लोग बात करते हैं। मैं आया हूँ स्क्रीन पे तो कुछ बता के ही जाऊँगा। आज का मेरा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आज हम रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में देखेंगे, जो इल्तुतमिश के बाद में शासन की बागडोर संभालता है। आइए देखते हैं रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में। मैप पे आधारित बताऊंगा। इधर भारत का मैप बना हुआ है और भारत के मैप में मैंने थोड़ा सा इसको भारत के झंडे का रूप देने की कोशिश किया है। आइए देखते हैं रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में। रुकनुद्दीन फिरोज की बात करें तो दरअसल जब इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती तो इल्तुतमिश अपने मृत्यु से पहले कहता है कि दरअसल उसका जो योग्य पुत्र था वो पहले ही मर चुका था, लेकिन जब बाद में वो कहता है कि मेरे शासन की बागडोर मेरे बाद रजिया ही संभालेगी, वही क्योंकि मेरे पुत्र जो हैं वो नकारे हैं, मेरी जो बागडोर संभालेगी वो रजिया संभालेगी। लेकिन अमीर वर्ग को ये मंजूर था नहीं, वो बना देते हैं रुकनुद्दीन फिरोज को। रुकनुद्दीन फिरोज चेहरे से खूबसूरत था, लेकिन और ये खूबसूरती कह सकते हैं उसके शासन प्रशासन चलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब कि आप खूबसूरती से शासन प्रशासन तो चला नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ ऐसी थी कि इसका जो जीवन था वो विलासीपूर्ण जीवन था, इसलिए इसे विलास प्रेमी जीव की भी संज्ञा दी जाती थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विलास प्रेमी जीव किसको कहते हैं, तो रुकनुद्दीन फिरोज को कहते हैं। इसके काल में जो इसकी माता थी, जो इल्तुतमिश के काल में दासी थी, वो इसकी माँ है जिनका नाम है शाह तुर्कान। वो शाह तुर्कान क्या करती हैं, पूरी सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेती हैं, और उस सत्ता की बागडोर जो अपने हाथ में ले लेती हैं और
क्योंकि ये तो विलास प्रेमी थे, इनको शासन से कोई संबंधित था नहीं, तो ये क्या करती है, अपने हाथ में शासन संभालने लग जाते शाह तुर्कान। चूंकि समकक्षी थे किसके, जो दासियों के, तो ये जो आप देखेंगे जो इल्तुतमिश के काल में जो दासियां थी उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार करती है और उनको कुछ को तो मरवा भी डालती है। जो इल्तुतमिश के समय में दासियां थी जो इसके समकक्ष थी, चूंकि ये थोड़ा सा ऊपर उठ गई थी और जो शासन संभालने लग गई थी तो उनके ऊपर अत्याचार भी इसने किए। खैर उस टाइम पे इसका देखेंगे इल्तुतमिश का एक और पुत्र है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन को ये क्या करती है, बंदी बना लेती है और उसको अंधा करवा देती है। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश के पुत्र कुतुबुद्दीन को शाह तुर्कान अंधा पकड़ देती है। लेकिन दरअसल जब पूरी तरीके से आप देख रहे हैं शासन में शासक की कोई दिलचस्पी ना हो तो छोटी छोटी फूट पड़ने लग जाती है। उसी फूट का आप देखेंगे तो आप चाहे मुल्तान ले लीजिए, चाहे आप लाहौर ले लीजिए, चाहे अवध का क्षेत्र ले लीजिए, हर जगह पे आप देखेंगे तो इसके आस हर जगह पे आप देखिए तो विद्रोह होना शुरू हो गए थे। इसका भाई है जो गयासुद्दीन नाम है जिसका, वो अवध में विद्रोह कर देता है। और जो लखनऊती जो था, जो बंगाल में है, बंगाल से जो खजाना वगैरह जो था जो दिल्ली की ओर जाता था, ये बंगाल में उसको कैप्चर कर लेता है और उसको पूरा अधिकृत कर लेता है। और लूटने के बाद जो सामान था दिल्ली पहुंच नहीं पाता है और सब क्षेत्रों में विद्रोह, शासन की सत्ता जो इल्तुतमिश ने बिल्कुल खड़ी की थी वो चकनाचूर सी साबित होने लग जाती है और आसपास विद्रोह होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें बदायूं था, मुल्तान था, हासी था। इनके सभी इक़्तिदार ने सम्मिलित रूप से विद्रोह कर दिया। इन विद्रोह को दबाने के लिए जो है रुकनुद्दीन फिरोज जाता है, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज का जो प्रधानमंत्री है जिसका नाम है निजामुल मुल्क जुनैदी, ये भी मतलब कि दिल्ली से निकलता है रुकनुद्दीन फिरोज के साथ में विद्रोह का दमन करने के लिए। लेकिन यही क्या होता है, विद्रोह खुद करने लग जाता है। तो सैनिक पूरे क्या होते हैं, इसके विद्रोह करने लगते हैं और ये एक मतलब कि इतना ज़्यादा भयभीत हो जाता है और चूंकि इसको पता था कि मैं युद्ध तो जीत नहीं सकता, इसलिए पुनः दिल्ली की ओर गमन करता है। लेकिन दिल्ली में क्या चल रहा है उसकी बातों को हम समझते हैं। रजिया जो है, जो इल्तुतमिश की पुत्री है, वो क्या करती है, दरअसल शासन पूरा बिगड़ चुका था, हर जगह दंगे वगैरह ये सब, और छोटी छोटी रियासतें अपने आप को राज्य स्वतंत्र होते चले जा रहे थे। तो ये क्या करेगी, रजिया जो है लाल वस्त्र पहन करके आती है और जो मैंने बताया था इल्तुतमिश के काल में सिंह के गले में घंटी बजी होती है उसको बजाती है और न्याय की बात करती है। शुक्रवार का दिन था, नमाज लोग सामूहिक रूप से पढ़ रहे थे, उनके सामने एक ऐसा मोटिवेशनल लेक्चर देती है और कहती है कि जो समाज में जो दुर्गतियाँ फैली हुई, इनके निजात पाने का सिर्फ एक ही कारण है, कारण यह कि आप मुझे वहाँ पे पहुँचाइए और मैं क्या करूँगी, आपको इन सभी चीज़ों से निजात दिलाऊंगी। एक मतलब आपको एक अच्छे प्रशासक के तौर पर अपनी भूमिका निभाऊंगी। सत्ता जो अपने बागडोर संभालने के लिए, उसके लिए ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था। तो आगे चल कर के होता क्या है, जनता क्या करती है, उसके भरोसे में लेती जनता को, जनता दिल्ली पर आक्रमण कर देती है। आक्रमण करने के बाद में क्या होता है, जनता का महल पर आक्रमण हो जाता है, शाह तुर्कान को बंदी बना लिया जाता है। शाह तुर्कान बंदी। अब उधर से जो है, जो लाहौर की तरफ जो गया हुआ था रुकनुद्दीन फिरोज, वो दिल्ली आ रहा होता है, लेकिन उसको एक एहसास हो जाता है कि दिल्ली की जनता अर्थात दिल्ली की हवा जो है वो उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो दिल्ली की ओर गमन करता है और दिल्ली में जैसे इंटर करता है उसको बंदी बना लिया जाता है। शाह तुर्कान भी बंदी हो जाती है, रुकनुद्दीन फिरोज भी बंदी हो जाता है और ये क्या होते हैं, दोनों को बंदी बना करके वध कर दिया जाता है। रुकनुद्दीन का वध कर दिया जाता है और रजिया एक स्वतंत्र सुल्तान के रूप में शासिका के तौर पे उभरती है और दिल्ली सल्तनत को कह सकते हैं गुलाम वंश को एक थोड़ा और सुदृढ़ करने की कोशिश करती है। खैर उसका स्त्री होना ही इतिहासकार बताते हैं कि उसकी सबसे बड़ी नाकामयाबी थी, लेकिन बहुत से इतिहासकारों का ऐसा मानना नहीं है। आगे चल करके मैं आपको जब रजिया का वीडियो बनाऊंगा तो आपको इसके ऊपर विस्तृत रूप से बताऊंगा कि रजिया की क्या उपलब्धियां रही हैं और क्यों रजिया शासक के तौर पे तो एक आप देखेंगे तो लखनऊती से लेकर के इधर देवल तक पूरा अधिकार क्षेत्र का साम्राज्य पुनः सुदृढ़ कर लेती है, लेकिन आखिर क्यों वो असफल हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। फिलहाल आप लोग एक आप देखिए, जैसे मैंने 5वां 6वां 7वां वीडियो में ऊपर लिख देता हूँ चैप्टर 7 8, तो आप उनको आप एक सीरियल वाइज देखिए, आपको तभी थोड़ा सा आपको समझ में आएगा और एक सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें समझने में थोड़ा आसानी भी हो जाएगी। और जो मैं वीडियो डालता हूँ हर वीडियो का महत्व तो बराबर होता है, कोई वीडियो कम नहीं, आप लोग उसको देखा कीजिए, क्योंकि आप अगर नहीं देखेंगे, कड़ी के वीडियो छोड़ देंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल पे। मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। हम देखेंगे कि रजिया का शासनकाल कैसा रहा और उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इससे पहले मैं रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में बताया था, तो आइए उसी श्रृंखला में हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
शुरुआत करेंगे रजिया के बारे में। तो उसकी कौन कौन सी समस्या थी, उसमें कौन कौन से उसको विद्रोहों का दमन करना पड़ा, उस विद्रोह को दमन करते करते ही वो अंत में खुद ही मर जाती है, तो उनको कैसे उसका शासन चलता है, इन सभी बातों को विस्तृत रूप से हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। एक मैप बना हुआ है, मैप के जरिए मैं कुछ शहरों को इसमें बताऊंगा जहाँ जहाँ पे उसको विद्रोह का दमन उसको करना पड़ा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शहर और कौन कौन से एरिया में उसको दमन करना पड़ा और अंत में वो खुद ही मर जाती है। तो आइए देखते हैं रजिया के बारे में। इसकी उपाधि है उम्दत उन निस्वा की। दरअसल मैंने इससे पहले बताया था कि जब रुकनुद्दीन फिरोज का शासन चल रहा था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई थी, और विद्रोह का दमन करने के लिए जब रुकनुद्दीन फिरोज जाता है उसमें रजिया लाल वस्त्र के कपड़े धारण करके आती है और न्याय की मांग करती है, और जनता के समक्ष नमाज पढ़ी जा रही थी, और नमाज पढ़ते वक्त लोगों को बताती है कि जो वर्तमान में जो अव्यवस्था फैली हुई उसको मैं सुदृढ़ करूंगी, और मुझे शासिका अगर जो बनती हूँ मैं तो जनता उसके विश्वास में लेती है जनता को, और जनता क्या करती है महल पे आक्रमण कर देती है। शाह तुर्कान को बंदी बना लिया जाता है, और जब रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली आता तो उसको भी बंदी बना करके उसकी हत्या कर दी जाती है। इतना मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। उसके बाद की जब हम कहानी की बात करेंगे तो मैंने बताया लाल वस्त्र धारण करती, और ये दरअसल इसकी जो थी, ये इसकी वेशभूषा जो थी वो पुरुषों की बात थी। ये आप देखेंगे तो कबा और कुलाह पहनती थी। कबा जो था वो कुर्ता था, और जो कुलाह था वो पगड़ी था। मैंने बताया जैसे लाल वस्त्र धारण कर दरबार में प्रवेश करती, जनता द्वारा शासिका बनाई जाती है। उसमें किसी भी तरीके से किसी इख्तेदार जो होते थे उनकी कोई भूमिका नहीं रहती थी, अर्थात सूबेदारों की कोई भूमिका नहीं रही उसको बनाने में, वो अपने दम पे वहाँ तक पहुँची थी। तो एक जो उलेमा वर्ग या जो अमीर वर्ग जो क्षेत्र थे, मतलब जो थे, वो उससे घृणा करते थे। उसको ऐसा लगता था कि क्योंकि उसके दम पे तो बनी नहीं थी, उन लोगों के दम पे, तो ऐसा लगता था कि ये अबे मुझे अपने शासन प्रशासन में दखल देने नहीं देगी और इसमें मेरा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर के क्या होता है, सभी के बीच में एक युद्ध की स्थिति बन जाती है, और उसके खिलाफ क्या करते हैं, षड्यंत्र रचने लग जाते हैं। और षड्यंत्र क्या है उसको हम देखते हैं। जब ये शासिका बनती है तो इसने कुछ नियुक्तियां की, जैसे इख्तियारुद्दीन जो है और एतगीन को ये बदायूं का सूबेदार बनाती है। आप देखेंगे मुरादाबाद के पास में, आप देखेंगे बरेली के पास में तो आपको बदायूं दिखेगा, जिला है। तो बदायूं का सूबेदार नियुक्त करती है। अल्तुनिया को भटिंडा का इख्तिदार अल्तुनिया को, और जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर पद पर नियुक्त करती है। अस्तबल प्रधान था। इसके ऊपर रजिया के प्रेम संबंध के बारे में भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब रजिया घोड़े पर चढ़ती थी तो ये जमालुद्दीन याकूत उसको खुद चढ़ाता था, ऐसा इतिहासकारों ने बताया है। कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। तो ये पहली बात, तो जमालुद्दीन याकूत जो था वो गैर तुर्क था। तो इसे जो गैर तुर्क होने की वजह से क्या था कि जितने भी अमीर वर्ग थे वो इससे घृणा करने लग जाते हैं, क्योंकि ये गैर तुर्कों को प्रमोट करना शुरू कर दी थी। तो जब बाकी के, जैसे मैंने बताया कि इनको नियुक्ति तो दी, इख्तियारुद्दीन एतगीन को, अल्तुनिया को, भटिंडा का, तो ये सभी आपस में क्या करते हैं, षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। अब एक यहाँ पे नाम आता है अय्याज। अय्याज जो था उस समय मुल्तान का जो था वो सूबेदार था, लेकिन ये विद्रोह करने के बाद इसको लाहौर का सूबेदार बना दिया जाता है, लाहौर का। क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होता है, विद्रोह होता है। विद्रोह को, खैर वो कहानी आपके मतलब की है नहीं, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ क्या हुआ था। दरअसल दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है, विद्रोह हो जाता है। तो ये नुसरतुद्दीन तायसी हैं, ये अवध के सूबेदार हैं। इनको भेजा जाता है कि आप जाइए और इस विद्रोह का दमन कीजिए। लेकिन जब नुसरतुद्दीन तायसी जब जाते हैं विद्रोह को दमन करने के लिए, तो इनको क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब रजिया खुद जाती है, तो वो जब रजिया खुद जाती है तो वो आप देखेंगे जो उस समय अय्याज है, अय्याज उस समय मुल्तान का सूबेदार था। रजिया उसके साथ कह सकते हैं कि कूटनीतिक तरीके से उसका साथ देती है, मतलब उसके साथ मिल जाती है और विद्रोह का दमन आसपास के क्षेत्रों में कर देती है। लेकिन आगे चल करके जो आप देखेंगे, जो एतगीन है और भटिंडा का इख्तियार अल्तुनिया, और तीसरा अय्याज जो तत्समय मुल्तान का था, बाद में इसको लाहौर की सूबेदारी दे दी जाती है। तो अय्याज क्या करता है, विद्रोह, इसमें जो मेन हेड है इस विद्रोह में ये एतगीन है। एतगीन के इशारों पे अल्तुनिया, अय्याज विद्रोह करते हैं। उसमें अय्याज सबसे पहले करता है 1240 में। आइए देखते हैं, ये अय्याज का विद्रोह होता है 1240 में। विवश होकर आत्मसमर्पण करना पड़ जाता है किसको, अय्याज को। फिर
इसको लाहौर से मुल्तान की सूबेदारी दी जाती है। मैंने बताया कि विद्रोह पहले ये मुल्तान का था, इसको लाहौर दिया गया, लाहौर के बाद में इसको फिर मुल्तान की सूबेदारी दे दी जाती है। तो अब जो विद्रोह था अय्याज का लाहौर में, ये शांत हो गया और इसको पूरी तरीके से रजिया ने इसको विद्रोह का दमन कर दिया। किसका? रजिया ने पूरा इसका क्या किया? दमन कर दिया। फिर उसके ठीक जब विद्रोह का पूरा दमन हो गया लाहौर में, उसके ठीक 10 दिन बाद एतकीन के इशारे पर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, जो भटिंडा का इक़्तिदार है। देखिए 10 दिन बाद एतकीन के इशारे पर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। आप देखिए पहले विद्रोह हुआ यहाँ पे, इसका उसने दमन किया, फिर 10 दिन बाद भटिंडा के सूबेदार ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। भटिंडा के इक़्तिदार ने क्या किया? विद्रोह कर दिया, जो है अल्तुनिया। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया 10 दिन बाद। देखिए 10 दिन बाद एतकीन के इशारों पर अल्तुनिया ने विद्रोह किया। तब उस विद्रोह का दमन करने के लिए रजिया स्वयं जाती है। क्या करती है? रजिया स्वयं जाती है उस विद्रोह का दमन करने के लिए। लेकिन जब वो दिल्ली से चली जाती है तो उसका जो कह सकते हैं, जो अभी मैंने जिसको अमीर आखूर बताया था, जमालुद्दीन याकूत, उसको दिल्ली के अमीर वर्ग जो था वो उसको क्या करता है? उसकी हत्या कर देता है। अर्थात उसके विश्वास पात्र जो अमीर आखूर पद पर है उसकी हत्या कर दी जाती है, याकूत की। और जब ये याकूत की हत्या कर दी जाती है तो और अल्तुनिया जो है वो रजिया को गिरफ्तार कर लेता है, मतलब कि कैद कर लेता है। तो इसमें क्या हुआ? रजिया को कैद कर लिया जाता है। रजिया क्या हुई? कैद हो गई। याकूत को गिरफ्तार कर लिया गया। अब रजिया कैद हो गई है, एक तो दिल्ली की शासिका थी, रजिया कैद हो गई। तब रजिया कूटनीतिक तरीके से आप देखेंगे कि वो इसी अल्तुनिया से शादी कर लेती है। किससे? अल्तुनिया से शादी कर लेती है। लेकिन इसके ठीक पैरेलल में, अर्थात अय्याज के विद्रोह के बाद जो ये अल्तुनिया ने विद्रोह किया, उसके ठीक पैरेलल में दिल्ली की कहानी क्या चल रही थी? मैं जो कहानी आपको बता रहा हूं ये भटिंडा के आसपास की कहानी है ये। तो उसमें दिल्ली पे क्या चल रहा था? दिल्ली के अमीर वर्गों ने जमालुद्दीन याकूत को हत्या कर दी और उसी जगह पे आराम शाह को शासक बना दिया। आराम शाह को शासक बना दिया। जब आराम शाह को शासक बना दिया गया तो उससे बोला गया कि जो भी आप शासन प्रशासन चलाएंगे वो आप मेरे अधीन रहकर चलाएंगे, अर्थात जो अमीर वर्ग है उनके अधीन रहते हुए चलाएंगे उनको। अर्थात आराम शाह को बोला गया कि आप एक नया पद सृजित कीजिए जिसे नाइब ममालिकात बोला गया। नाइब ममालिकात जो पद था, सॉरी यहाँ पे बहराम शाह है, आप याद रखिए बहराम शाह। तो नाइब ममालिकात का पद सृजित किया गया और उस पद पर एतकीन को बैठाया गया। वही एतकीन है जो जिसके इशारों पे सब विद्रोह कर रहे थे, इसको इस पद पे बैठा दिया गया। अब अल्तुनिया जो है वो कहता है कि मैंने रजिया को गिरफ्तार किया, सब कुछ मैंने किया और आप बना दे रहे हैं, एतकीन उस पर बैठ जा रहा है, तो ये क्या करेगा? यह रजिया से शादी करेगा और दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर देगा। अब देखिए यहीं पे रजिया जो है, रजिया और अल्तुनिया का विवाह हो गया और अल्तुनिया ने रजिया के साथ मिलके दिल्ली पर आक्रमण किया एतकीन के खिलाफ। लेकिन बहराम शाह जो था, बहराम शाह जो है वो बहुत ही क्रूर शासक था। हाँ, उसने नियुक्त तो किया था एतकीन को अपने पद पे, लेकिन उसको ये लगने लगा कि एतकीन जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो एतकीन की वो हत्या भी करवा देता है। एतकीन की हत्या करवा देता है, याद रखिएगा बहराम शाह ने एतकीन की हत्या भी करवा दी। अब आप देखेंगे जब ये दिल्ली की ओर रजिया और अल्तुनिया के साथ कूच करते हैं तो इनकी बहुत बुरी तरीके से पराजय हो जाती है। किसकी? रजिया की। रजिया की बहुत बुरी तरीके से पराजय हो जाती है और ये वापस की ओर रुख करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं साम्राज्य की स्वामिनी थी, लेकिन मैं अपने साम्राज्य को पुनः लेने के लिए वो दिल्ली की ओर कूच तो करती, लेकिन उसको हार हाथ लगती, वापस चली जाती है। वापस जाते वक्त इसकी सेना भी इसका साथ नहीं दे पाती है। एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे होते हैं अल्तुनिया और रजिया, लेकिन वहीं पर क्या होता है कि कुछ डाकू हमला कर देते हैं और 25 दिसंबर 1940 को रजिया की हत्या कर दी जाती है। तो यहीं से क्या होता है? रजिया का अंत हो जाता है और एक नया शासक जो है वो आराम शाह, बहराम शाह जो गद्दी पर बैठा हुआ है वही अपना शासन आगे चलाना शुरू कर देता है। तो खैर रजिया का यहीं पे अंत हो जाता है 1240 में। आप देखेंगे इसकी अवधि बहुत कम रहती है, 3 वर्ष कुछ माह रहती है। तो लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो रजिया जो थी वो अपने शासन में गैर तुर्कों को प्रमोट कर रही थी, गैर तुर्कों को यहाँ पे ला रही थी, जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो आगे आने वाले अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कह सकते हैं पथ प्रदर्शक थी। क्योंकि
अलाउद्दीन खिलजी को आप ले लीजिए, चाहे एमबीटी को ले लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक को ले लीजिए, वो भी गैर तुर्कों को प्रमोट कर रहे थे। तो कह सकते हैं उसकी पथ प्रदर्शक थी, जो पहली शासिका थी वही रजिया थी जिसने ऐसा काम पहले किया था। खैर जो अमीर वर्ग थे वो इससे काफ़ी ज़्यादा इससे क्रोधित रहते थे। इसके दो कारण थे। कारण यही थे कि एक तो पहली बात तो उसने गैर अमीरों मतलब गैर तुर्कों को प्रमोट किया, दूसरा था कारण था कि वो एक स्त्री थी और शरीयत के हिसाब से उसका शासक बनना ऐसा बताया जाता है कि उचित नहीं था। तो इसी वजह से इसकी हत्या कर दी जाती है और ये असफल शासिका, खैर सफल तो थी लेकिन ड्यूरेशन इसकी लंबी नहीं रह पाती है और आगे चल के अमीर वर्ग बैराम शाह को शासक बना देते हैं। यहीं पे रजिया का क्या होता है, अंत हो जाता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिनहाजुस सिराज हमें देते हैं। खैर कुछ बातें हैं जिनके बारे में बताई जाती हैं और वो कुछ बातें बताना उचित भी नहीं है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बैराम शाह को लेकर के बात करेंगे। बैराम शाह के बाद भी और शासक आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे और फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बलबन के ऊपर। जो बलबन आएगा उसकी नीतियों के बारे में बात करेंगे। और फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दी जाती वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके आगे की वीडियो में आज हम देखने वाले हैं जो रजिया के बाद के शासक रहे उनके बारे में हम देखेंगे। ये शासक काफ़ी छोटे छोटे हैं, उनसे ज़्यादा परीक्षाओं में प्रश्न नहीं आते, लेकिन हम उन शासकों की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उन शासकों में बैराम शाह है, अलाउद्दीन मसूद शाह है और नासिरुद्दीन महमूद है। ये तीन शासकों को मैं आज एक वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं बलबन को शुरुआत करूंगा। तो आइए इन तीन शासकों को देख लेते हैं, आखिर इन तीनों की कहानी क्या है और इनका क्या योगदान दिल्ली सल्तनत में रहा है, उन सभी बातों को देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे बैराम शाह से। मैंने बताया था कि जब रजिया को कैद कर लिया जाता है और रजिया बाद में अल्तुनिया से विवाह कर लेती है और दिल्ली की ओर कूच करती है, लेकिन उस समय पे हम देखेंगे कूच करते समय तो वहाँ पे जो शासक था बैराम शाह को बना दिया जाता है। तो बैराम शाह की बात करें तो इसका वजीर है मुजहबुद्दीन है, इसका वजीर है और इसने एक नया नायब मुमालकात का नया पद सृजित किया था जिसपे एतगिन को बैठाया था। मैंने इसे पिछली वीडियो में एतगिन के बारे में बताया था। एतगिन को बैठाया था। एतगिन को ये लगता था कि सब कुछ पूरा शासन प्रशासन हमारे अधीन है, हम भी सब सर्वे सर्वा हैं। तो ये क्या करता है, अपने मतलब कि इसका जो महल है उसके बाहर नौबत व हाथी रखने की मतलब ये भी क्या करना रखना शुरू कर देता है। नौबत क्या, नौबत मतलब नंगाड़ा और हाथी। ये दरअसल कह सकते हैं कि नौबत और नंगाड़े पर एकाधिकार जो था वो सिर्फ सुल्तान का होता था। बाद में आगे चल करके हम देखेंगे तो ये एतगिन रखने लग जाता है। जब एतगिन रखने लग जाता है तो जो बैराम शाह है बहुत क्रोधित हो जाता है और महल में ही क्या कर देता है, एतगिन की हत्या कर देता है। और यहीं पे आप देखेंगे तो जो नायब के सभी पद हैं, नायब के जितने भी पावर है उसको अपने अधीन ले लेता है। तो ये चीज याद रखिएगा। फिर आगे चल करके इसी के काल में 1241 में तायर के नेतृत्व में आक्रमण हो जाता है। तायर दरअसल एक मंगोल है, मंगोल के नेतृत्व में, तायर के नेतृत्व में यहाँ पे एक आक्रमण होता है। आप देखेंगे उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे आप देखेंगे तो आक्रमण हो जाता है। और यहाँ पे जो लाहौर है, लाहौर में आप देखेंगे तो कबीर खां अय्याज जो है शासन प्रशासन चला रहा है, लेकिन वो बड़ी चतुराई के साथ मंगोलों को डाइवर्ट कर देता है और मंगोल चले जाते हैं सीधे। आप देखेंगे तो दिल्ली की ओर रुख करने लग जाते हैं, पंजाब की ओर चले आते हैं। तो उसी टाइम पे इसका जो वजीर है मुजहबुद्दीन जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक चाल चलता है, उसको लगता है कि हम ही सुल्तान बन जाएंगे, थोड़ा चाल चलने की कोशिश करता है। वो चाल क्या चलता है, दरअसल आप जानते होंगे कि जो इल्तुतमिश जो था उसने तुर्कान चहलगानी का संगठन किया था 40 सरदारों का, जो राजाओं को कह सकते थे कार्य मंत्रणा देते थे। लेकिन आप जो आगे चल करके देखेंगे तो ये जो तुर्कान चहलगानी के सदस्य हैं इनका अमीर वर्ग जो है ये इतना ज्यादा इनकी प्रभुसत्ता स्थापित हो जाती है कि अपने आप को ये राजा समझने लग जाते हैं। तो इनकी दखल बहुत ज्यादा थी। अगर जो चाहते एक प्रकार से कह सकते किंग मेकर के तौर पे थे, चाहते जिसको चाहते उसको बना देते। तो अब बैराम शाह और तुर्क सरदार अर्थात जो 40 सरदारों का समूह है उन दोनों के बीच में वैमनस्य स्थापित करने के लिए मुजहबुद्दीन जो है वो चाल चलता है। उसके लिए क्या करता है, सुल्तान के विरुद्ध भड़काता है, मतलब तुर्क सरदारों को सुल्तान के विरुद्ध भड़का देता है और सुल्तान को तुर्क सरदारों के बीच में, अर्थात बैराम शाह और तुर्क सरदारों को आपस में लड़ा देता है मुजहबुद्दीन। और इसमें आप देखेंगे तो जो तुर्क सरदार हैं ये विजयी हो जाते हैं और बैराम शाह क्या हो जाता है, उसको अपदस्थ कर जाता है और जेल वगैरह में डाल दिया जाता है। तो याद रखेगा ये तुर्क सरदारों साजिश कर रहे हैं, ये बात वो बैराम शाह से कहता है और तुर्क सरदार से कहता है कि सुल्तान के विरुद्ध उसको भड़का देता है।
तो मुजहबुद्दीन जो है। अब जो अलाउद्दीन मसूद शाह है, इसके बाद में इसको शासन बनाया जाता है। अलाउद्दीन मसूद शाह को क्या शासक बनाया जाता है। दरअसल आप देखेंगे, मैंने बताया कि इसमें जो इसका वजीर है मुजहबुद्दीन, यही क्या करता है, बहराम शाह को अपदस्थ करने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके बाद का शासक जो आया है वो है अलाउद्दीन मसूद शाह, और ये मसूद शाह वही मसूद शाह अर्थात रुकनुद्दीन फिरोज का जो है वो पुत्र है। इसी के काल में भी मुजहबुद्दीन को वजीर बना दिया जाता है, लेकिन ये इनको लगता है कि मैंने इनको शासन संभालने के लिए दिया है तो ये सब कुछ मेरे अधीन ही चलेगा। ये क्या करते हैं कि सभी अमीर वर्गों को अपने अंडर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो साजिश रचते हैं इनमें इसमें फेल हो जाते हैं और इनको क्या कर देते हैं, मुजहबुद्दीन की क्या कर दी जाती है, साजिश रचते हैं, उनकी बाद में हत्या कर दी जाती है। क्योंकि दरअसल ये आप देखेंगे तो गैर तुर्क थे, इनको आप याद रखिएगा, जो मुजहबुद्दीन है ये गैर तुर्क थे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इसी के काल में अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में हम देखेंगे तो बलबन को अमीर हाजिब का पद दे दिया जाता है, और बलबन क्या करता है, तुर्क सरदारों को आप देखेंगे, बलबन को ले लीजिए, चाहे आप ऐबक को लीजिए, चाहे इल्तुतमिश को ले लीजिए, सब नीचे से ऊपर उठ करके आए थे। उसी तरीके से आप देखेंगे तो ये बलबन भी था। ये तुर्कान चहलगानी का एक सदस्य था, आता है ये सबसे निम्नतम स्थान पे था, लेकिन अपने कह सकते हैं टैलेंट के बल पे धीरे धीरे ऊपर उठता चला आया, और यह आगे चल करके इसने अपने तुर्क सरदारों को अपने अधीन मिला लिया और अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ कर दिया और नासिरुद्दीन महमूद को शासक बना दिया। याद रखिएगा, अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ कर नासिरुद्दीन महमूद को शासक बना दिया। अलाउद्दीन मसूद शाह को क्या कर देता है, अपदस्थ कर देता है, अर्थात हरा देता है। तो दरअसल आप देखेंगे कि जो ये शासक हटाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, चाहे रजिया को ले लीजिए, चाहे आप उसके बाद में आप बहराम शाह को ले लीजिए, इन सबके एक पैटर्न आपको सेम दिखता है कि जो तुर्क सरदार चाह रहे हैं वही होता चला आ रहा था। अर्थात तुर्क जो सरदार थे या तुर्क अमीर थे, वो बिल्कुल अपनी प्रभुसत्ता इतनी ज्यादा स्थापित कर चुके थे कि उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। तो इसी वजह से ये बलबन ने कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक के चलता है, और कह सकते हैं कि ये सभी तुर्क सरदारों को अपनी तरफ मिला लेता है। जब तुर्क सरदारों को जिसने अपनी तरफ मिला लिया तो क्या होगा, सीधी बात है, सब पूरा शासन खुद चलाने लग जाता है, और अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ कर नासिरुद्दीन महमूद को शासक बना देता है। अब आइए नासिरुद्दीन महमूद को भी हम देख लेते हैं, इसने आखिर क्या किया। नासिरुद्दीन महमूद ने आप देखेंगे तो इसकी राजनीतिक में इसकी कुछ खास दिलचस्पी थी नहीं, ये धर्म में जो ज्यादा दिलचस्पी रखता था। ये शमसी वंश का अंतिम शासक था, जिसकी स्थापना आप देखेंगे तो किया था इल्तुतमिश ने। धार्मिक रुचि इसकी अधिक थी, मैंने बताया कि इसकी राजनीतिक रुचि ना होकर के धर्म पे ज्यादा फोकस करता था, धार्मिक रुचि इसकी ज्यादा थी। और कहते हैं कि ये कुरान की आयतें, कोई मतलब कुरान की आयतें लिखता था और उसकी जो कुरान की जो प्रतियां थी उनको बना करके बेचता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था। तो आप समझ सकते हैं राजा के रूप में उसकी क्या भूमिका रही होगी, वो सिर्फ इससे अपना भरण पोषण करता था, जो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं था। अर्थात इसमें पूरा शासन जो था वो बलबन के हाथों में चला जाता है। इसी के काल में आप देखेंगे तो मिन्हाजुद्दीन सिराज है, इनकी किताब है तबकात नासरी, जो बिल्कुल इन्हीं को समर्पित है। नासिरुद्दीन महमूद को क्या है, पूरी किताब इनको समर्पित कर दी गई है। अर्थात पूरा जो तबकात नासरी मतलब नासिरुद्दीन, क्योंकि ये मिन्हाजुद्दीन जो थे, मिन्हाजुद्दीन सिराज जो थे, ये नासिरुद्दीन महमूद के काल में काजी के पद पर इनको नियुक्त कर दिया गया था। अब मैंने बताया कि संपूर्ण शासक के अधिकार बलबन के पास थे, क्योंकि उसी ने नासिरुद्दीन महमूद को बनाया था। लेकिन फिर आगे हम देखेंगे तो नासिरुद्दीन और बलबन ने क्या क्या, बलबन सोचता था कि मेरे और रिश्ते मजबूत हो जाएं नासिरुद्दीन के साथ, तो अपनी बेटी का विवाह किससे कर देता है, नासिरुद्दीन को कर लेता है, नासिरुद्दीन से कर देता है। और नासिरुद्दीन जो है वो बलबन का दामाद और बलबन जो है नासिरुद्दीन का ससुर लगने लग जाता है। जब वो अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं तो नासिरुद्दीन महमूद जो है वो उसको उल्लूक खां की उपाधि दे देते हैं। तो ये सब अभी मैं आगे जब बलबन के बारे में बताऊंगा तो आपको विस्तृत रूप से बलबन के बारे में मैं जिक्र करूंगा। तो इतना आप याद रखिएगा, ये उल्लूक खां की उपाधि इसको नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी और इधर बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया था। अब दरअसल आप देखेंगे जब सत्ता का केंद्र जो था वो बलबन बना हुआ था, तो हिंदू मुसलमान जो थे वो क्या कर रहे थे, अपने आप को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। इसके जो प्रतिद्वंदी थे वो बिहार का सूबेदार कुतलुक खां था और इमाजुद्दीन रेहान था। इमाजुद्दीन रेहान वही है, ये हिंदू जितने भी भारतीय मुसलमानों थे उनका एक गुट बनाता है और गुट बना करके पूरी तरीके से बलबन के खिलाफ एक साजिश रहता है। सुल्तान से कहता है कि जो बलबन है, बलबन सही नहीं है, अर्थात सुल्तान को बलबन के खिलाफ भड़काता है और सुल्तान क्या करता है, बलबन को वहां से हटा देता है। अर्थात बलबन को हटा दिया जाता है और भारतीय
बलबन को हटा दिया गया, लेकिन आगे चल करके बलबन इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। हाँ, उसको भेज दिया गया, जैसे उसको भेज दिया था बहराइच के क्षेत्र में, तो चला भी जाता, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अमीर वर्ग जो था, अमीर वर्ग, चूंकि वो अमीर वर्ग जो थे वो तुर्क थे और ये गैर तुर्क और दूसरा भारतीय मुसलमान था, इसके ऊपर ज्यादा विश्वास भारी नहीं हो पाती। अमीर वर्ग क्या करते हैं, इसको अमीर वर्ग जो है, अमीर इसको क्या करते हैं, भारतीय मुसलमान था इसलिए बाद में रेहान को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और रेहान को भेज दिया जाता है पहले बदायूं, बदायूं के बाद बहराइच भेज देते हैं, वहीं पे इसकी मृत्यु वगैरह हो जाती है। और इसके बाद में जब उसको हटा दिया जाता है तो आप देखेंगे तो बलबन पुनः आ जाता है, अर्थात बलबन क्या करता है, अपना शासन पुनः चलाने लग जाता है। और आगे चल करके 1265 में काफी लंबा अरसा हो जाता है, 1246 से 1265 ईस्वी आ चुकी है और यहीं पे क्या होती है, नासिरुद्दीन महमूद की जो क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब कई इतिहासकार कहते हैं कि मैंने पहले बताया है इतिहास वही है जो इतिहासकार लिख दे, तो कंट्रोवर्सी हो सकती है। कोई कहता है कि बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को मार डाला और कोई कहता है कि नासिरुद्दीन की अपने आप मृत्यु हो जाती, प्राकृतिक हत्या, प्राकृतिक मृत्यु उसकी हो जाती है। लेकिन उसी में कहा जाते हैं इब्न बतूता मोरक्को के टैंजियर के निवासी हैं, इन्होंने भी अपना मत इसी में दे ही दिया। इन्होंने कहा कि अंत में नायब ने सुल्तान को मार डाला एवं स्वयं सुल्तान बन गया। अर्थात ये किसने बोला, इब्न बतूता ने बोला, जो एमबीटी के काल में आगे आएगा, लेकिन आया तो एमबीटी के काल में, लेकिन इतिहास लिख रहे हैं वो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र वो कर देते हैं। तो यहीं से क्या होता है, बलबन का शासन शुरू हो जाता है। रेहान के बारे में और कहा जाता है कि शांति का अपहरण करता है, इसको माना जाता है कि शांति का अपहरण करता था, तो रेहान था। इसको धर्मच्युत भी कहते हैं। धर्मच्युत क्यों इसलिए कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कन्वर्टेड मुस्लिम था, अर्थात हिंदू था, हिंदू से मुसलमान बन गया था। अब आगे की कहानी जो है, इसमें अधीन रहते हुए भी, नासिरुद्दीन महमूद के अधीन रहते हुए बलबन ने खूब विजय की हैं, लेकिन उन विजयों का जिक्र मैं आगे की वीडियो में करूंगा। बलबन के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। बलबन टॉपिक बहुत बड़ा है, उसको थोड़ा सा आपको अच्छे समझना पड़ेगा। बलबन की नीतियां, रक्त लौह की नीति, नौरोज उत्सव और भी बहुत सारी हैं, निमायत खुदाई, बलबन का राजत्व सिद्धांत, अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। ये 3 शासक कहते हैं जिनके बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन एक कड़ी है, कड़ी तोड़ना सही नहीं था, इसलिए मैंने इनके बारे में जिक्र कर दिया है। और 1246 में क्या होगा, बलबन बन जाएगा। फिर बलबन की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल पे। मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। उसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले बलबन के बारे में। हम देखेंगे कि बलबन के संबंधित जितने परीक्षाओं से प्रश्न आते हैं उन सबको मैं संकलित करके लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बलबन के बारे में। मैंने बताया था कि नासिरुद्दीन महमूद के काल में क्या होता है, बलबन का उत्कर्ष कह सकते होता है, और बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो बलबन क्या करता है, गद्दी संभालने लग जाता है। इतिहासकारों में मतभेद है, कोई कहता है कि बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को मार दिया था और कोई कहता है कि उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई थी। खैर कैसे भी हुई हो, आइए हम देखते हैं बलबन के बारे में। बलबन की बात करें तो 1266 से 1287 के इसकी अवधि है। तो आइए देखते हैं इसकी कौन कौन सी उपाधियां हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो इसकी एक उपाधि है उलूग खां। उलूग खां इसकी उपाधि नासिरुद्दीन महमूद इसको देता है। फिर जिल्ले अल्लाह है, अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। ये अपने आप को क्या कहता है, जिल्ले अल्लाह, ईश्वर का प्रतिबिंब कहता है। अभी मैं बताऊंगा आगे जो बलबन का राजत्व सिद्धांत है वो यही है। फिर नियाबत खुदाई है, अर्थात अल्लाह का प्रतिबिंब है, जिसका स्थान देखेंगे तो पैगंबर के बाद आता है। तो ये अब नियाबत खुदाई इसका। गियासुद्दीन ये बाद में जब बन जाता है, राजारोहण करता है, तब ये अपनी उपाधि स्वयं धारण करता है, गियासुद्दीन। तो ये पूरा नाम इसका कहलाता है गियासुद्दीन बलबन। ये अपने आप को कहता है कि हम अफरासियाब वंश के हैं, अफरासियाब वंशज हैं। जो अफरासियाब वंशज जो हम देखेंगे तो फिरदौसी की शाहनामा में हमें इसका वर्णन मिलता है। अफरासियाब वंशज का एक उच्च कुल का वर्ग कहलाता है, अर्थात उच्च कुलीन एक वंशज है। ये अपने आप को उसी वंशज का बताता है, अफरासियाब, जो ईरान के क्षेत्रों में फैला हुआ था। अब आते हैं बलबन कहाँ से उठ के आया था, उसकी बात हम देखते हैं। तो देखेंगे तो इलबारी तुर्क था। इलबारी तुर्क मैंने बताया था कि एक बहुत सी क्या थी, जातियां थी, जनजातियां थी, जो धीरे धीरे मुस्लिम धर्म स्वीकार कर रही थी। और जो जनजातियां थी वो उसी क्रम में वो ही अपना नाम, मतलब कि उस वंश के वही कहलाने लगते थे। धर्म तो मुस्लिम अपना लिया, लेकिन वो तुर्क जो थे वो अपने आप को वही बताते रहे। इलबारी तुर्क हो गया, और शमसी वंश, शमसी तुर्क कह सकते हैं, फिर चगताई तुर्क, ये सब क्या थे, ये जनजातियां थी जो धीरे धीरे मुस्लिम धर्म अपनाती जा रही थी। और वो उसी का एक है इलबारी तुर्क। तो इलबारी तुर्क का था मंगोल के आक्रमण के समय इसको बंदी बना लिया जाता है। जब मंगोल आक्रमण के समय इसको बंदी बना लिया जाता है, फिर जो मंगोल होते हैं इसको बगदाद में इसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। बगदाद में क्या करते हैं, इसको बेच देते हैं, और वहीं से कई लोग इसको खरीदते हैं। अंत में क्या होता है, इल्तुतमिश इसको खरीद लेता है।
इल्तुतमिश क्या करेगा, इसको खरीद लेगा और इल्तुतमिश इसकी प्रतिभा से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि इसको 40 तुर्क सरदारों के में शामिल कर लेता है। क्योंकि आप जानते हैं तुर्गान चैलगानी इल्तुतमिश का प्रमुख कह सकते हैं संगठन था, 40 तुर्क सरदारों का संगठन था और उसी 40 तुर्क सरदारों में एक स्थान मिल जाता है किसको, बलबन को। तो याद रखिएगा 40 तुर्क सरदारों में इसको स्थान मिल गया था। ये अपनी कह सकते हैं धीरे धीरे ऊपर उठते हुए आया था। जैसे आप देखेंगे ऐबक, और ऐबक के बाद आप देखेंगे तो इल्तुतमिश जैसे नीचे से ऊपर उठ के आया था, उसी तरीके से बिल्कुल ये भी आया था। इसके बाद में कई अधीन ये काम करता है, बहराम शाह के अधीन काम करता है और आगे चल करके हम देखेंगे तो नासिरुद्दीन महमूद के अधीन काम करता है। बाद फिर क्या होता है, जब महमूद की मतलब मर जाता है महमूद, तो ये अपना शासन 1266 से शुरुआत करता है। लेकिन जब शासन शुरू करता है तो इसके सामने कई चुनौतियां थी, क्योंकि इससे पहले के जो शासक थे वो बहुत ही कह सकते हैं उनके शासन काल में, चाहे आप नासिरुद्दीन महमूद को लीजिए, काफी लंबा समय नासिरुद्दीन महमूद अब शासन का संभालता है, लेकिन उसके शासन काल में बहुत ही अव्यवस्था फैल जाती है और छोटे छोटे राज्य जो थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लग जाते हैं। तो इसके सामने चुनौतियां थी 3। वो कौन सी चुनौतियां थी उनको देखते हैं। पहला था अपने विद्रोहियों का दमन करना, क्योंकि छोटे छोटे आप देखेंगे राज्य स्थापित होने शुरू हो गए थे। तो इसकी समस्या थी कि दिल्ली सल्तनत का एकीकरण करना, अर्थात एक समस्त छत्र छाया के अधीन लाना, क्योंकि छोटे छोटे जो राज्य जो स्वतंत्र होते चले जा रहे थे, अगर जो कहीं बड़ी शक्ति बन के उभरे तो एक कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का नाश हो सकता था। इसलिए क्या करता है, विद्रोहियों का दमन करता है और सुल्तान की शक्ति एवं प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए कार्य करता है। अर्थात जो सुल्तान की खोई हुई शक्ति है, क्योंकि नासिरुद्दीन जैसे निकृष्ट टाइप के जो प्राणी थे, जो कह सकते शासक थे, वो शासक कम थे, बाकी कार्यों में उनकी दिलचस्पी ज्यादा लगती थी। तो एक इमेज बनती है जो सुल्तान की, वो क्या थी, काफी खोई हुई नजर आ रही थी। तो एक उसकी जो शक्ति थी सुल्तान की, उसको पुनः स्थापित करना, ताकि लोगों के मन में सुल्तान के प्रति एक कह सकते हैं सम्मान और भय की स्थिति भी पैदा की जा सके, ताकि लोग क्या करें, सुल्तान का सम्मान करें। और तीसरा था कानून व्यवस्था की स्थापना। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गई थी। इसी कानून व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने की वजह से ही था, आप देखेंगे कि कई स्वतंत्र हो जाते हैं दिल्ली के आसपास में, मेवाती हो चाहे कटेहर हो चाहे आप अन्य जो भी आप देख लें, सब विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। तो ये कानून व्यवस्था की नाकामी थी, जिसकी वजह से क्या था, ये दिल्ली सल्तनत का सीधे सीधे क्या कहते हैं विघटन होता चला जा रहा था। तो इसके सामने चुनौतियां थी कि इनका दमन किया जाए, अर्थात इनको इन सभी चुनौतियों का सामना किया जाए और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की जाए, जो ऐबक के काल में, इल्तुतमिश के काल में जिसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी चुनौतियां थी। उन चुनौतियों में पहला था अपने विद्रोहियों का दमन करना। विद्रोहियों के दमन में इसके थे मेवाती थे, गंगा द्वाब के क्षेत्र में विद्रोह चल रहे थे और अवध के क्षेत्र में विद्रोह चल रहे थे और कटेहर थे, ये इसके प्रमुख विद्रोही थे। आइए देखते हैं, मैप में मैंने बना रखा है मैप, और मैप में इनके विद्रोहियों को मैं इसमें डिनोट करूंगा और जो भी इसकी प्रमुख चुनौतियां कहें कि जो इसने जिनका जिनका दमन किया है उनके बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे करता है, इसका मतलब कि जो दमन करता है सबसे पहले करता है मेवातियों का। मेवाती दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में फैले थे। ये इससे पहले के शासन काल में आप देखेंगे तो जो गुलाम वगैरह थे और जो दास वगैरह थे, इनका क्या कर देते थे, काफी ज्यादा परेशान करते थे और इस वजह से क्या था, ये विद्रोह करते थे। दिल्ली के आसपास के जंगलों में ये निवास करते थे, अरावली के आसपास के क्षेत्रों में। तो इसका कारण था इसमें क्या कि मेवातियों का विद्रोह करना है। तो मेवातियों के विद्रोह के लिए दिल्ली के आसपास के क्या थे, जितने भी जंगल थे उनको कटवा देता है। उन जंगल जो वही जंगल जो मेवातियों का निवास स्थान था, कटवा करके पूरी तरीके से मेवातियों का ये दमन कर देता है। मेवातियों के दमन के बाद बात आती है गंगा दोआब क्षेत्र। गंगा के दोआब क्षेत्र में भी खूब विद्रोह चल रहे थे। तो गंगा दोआब क्षेत्र में विद्रोह के लिए इसने एक नीति अपनाई कि अगर जो कोई भी व्यक्ति या कोई भी गांव जो सुल्तान की आज्ञा मानने से इनकार कर दे, उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए। तो ये जब आज्ञा देता है तो ये गंगा के यमुना के दोआब क्षेत्र में भी सुल्तान के लिए जो एक समस्या थी वो भी क्या होती, खत्म हो जाती है। तो इस क्षेत्र में काफी ज्यादा गांव वगैरह का दमन किया था और बहुत अधीनता स्वीकार भी कर लेते हैं। उसके बाद है अवध। अवध के क्षेत्र में थे, व्यापारिक मार्ग था अवध से होते हुए जाने वाला, भोजपुर होते हुए। तो ये क्या था, उसमें भोजपुर का पटियाली हो गया। तो ये जो दोआब का क्षेत्र था, मतलब कि सॉरी अवध का जो क्षेत्र था, अवध का क्षेत्र जो व्यापारिक क्षेत्र था, इसमें कई डाकू वगैरह विद्रोह कर रहे थे और जो भी जाता था सामान वगैरह लूट लिया करते थे। तो बलबन स्वयं जाकर के इस अवध के क्षेत्र में विद्रोहियों का 5-6 महीने तक रुक करके सभी विद्रोहियों का दमन कर देता है। इसमें भी ये सफल हो जाता है।
उसके बाद हम देखेंगे कटेहर हैं। कटेहर बिल्कुल ये आप देखेंगे तो बदायूं और अमरोहा के आसपास के क्षेत्रों में फैले थे, दिल्ली के पास में स्थित है। आप देखेंगे अमरोहा हो गया और बदायूं हो गया, ये देखेंगे मुरादाबाद के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। अमरोहा आप जानते भी होंगे और बदायूं वगैरह, तो ये उन्हीं के क्षेत्रों में था। बदायूं और अमरोहा के क्षेत्र में कटेहर फैले थे और कटेहर का विद्रोह बहुत जबरदस्त था। ये मतलब कि बिल्कुल किसी भी तरीके से सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे कि मैं सुल्तान की अधीनता स्वीकार करेंगे। फिर जब ऐसा हो जाता है तो ये क्या किया जाता है कि इनके विद्रोह के लिए ये क्या करता है, पूरे गांव वगैरह सबको नष्ट कर देता है। कटेहरों को बहुत जबरदस्त तरीके से कत्लेआम किया जाता है कटेहरों का, और प्रत्येक गांव के आगे कटेहरों का बिल्कुल लाशों का एक पहाड़ सा बना देता है, लाशों के ढेर लगा देता है सभी गांव के किनारे कटेहरों को। तो कहते हैं कटेहर आगे चल करके खिलजी वंश तक की विद्रोह करने का हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं कि हम विद्रोह करें, क्योंकि उनकी बिल्कुल पूरी तरीके से उनका नाश कर दिया गया था कटेहरों का। अब बात करते हैं कटेहर के बाद में साल्ट्रेंज के क्षेत्र में, जिसे जुद कहते हैं, उस क्षेत्र में खूब विद्रोह चल रहे थे। ये क्या करता है उस क्षेत्र में, जुद अर्थात साल्ट्रेंज पाकिस्तान के नमक की खान, तो वहां पे जब दमन करता है तो उस दमन करने के जब ये जाता है साल्ट्रेंज में तो पूरा दमन कर देता है। दमन के बाद में वहां से इतने घोड़े इसको मिल जाते हैं कि मार्केट में घोड़े का रेट ही डाउन हो जाता है, क्योंकि घोड़े खरीदने वाला कोई नहीं, मार्केट में घोड़े ज्यादा, इकोनॉमिक्स का रूल लग जाता है इसमें। याद रखिएगा साल्ट्रेंज से प्राप्त घोड़ों से क्या हो जाता है, ये मार्केट वैल्यू घोड़ों की बहुत डाउन हो जाती है, इतने घोड़े इसको मिल जाते हैं। अब इसके पास इन सभी आसपास के क्षेत्रों का इसने विद्रोह का दमन कर दिया था। अब इसकी सामने चुनौती थी बंगाल की। बंगाल जो था बहुत ही कह सकते हैं शुरुआत से ही आप देखेंगे बंगाल अस्थिरता का केंद्र रहा था, और कोई भी पूरी स्थायी रूप से सस्ता बंगाल पे कोई भी स्थापित कर नहीं पाया था दिल्ली सल्तनत का। तो उन्हीं में से एक आता है तुगरिल खां, जो बंगाल में इसका दास है। बंगाल में तुगरिल खां जो है, जो बलबन का दास था, वो विद्रोह कर देता है। ये इससे बलबन जो है बहुत ही क्रोधित हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि एक दास मेरा ये काम कर रहा है, अगर जो इसने विद्रोह किया है इसको देखते देखते और भी दास विद्रोह कर देंगे तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर खतरा मंडराने लग जाएगा। तो बंगाल के दमन करने के लिए पहले भेजता है अपने 40 तुर्क सरदारों में से एक है जिसका नाम है अमीन खां को भेजता है, अवध का सूबेदार है। उसको भेजता है कि आप जाइए और तुगरिल खां को बंदी बना करके या उसको हरा करके चले आइए, बंगाल को जीत लीजिए। लेकिन ये जाते हैं और ये हार करके चले आते हैं। ये तो 40 तुर्क सरदारों में से एक थे और बलबन का एक कार्य था कि तुर्क सरदारों को हमें खत्म करना है, क्योंकि तुर्कान चहलगानी का होते हुए भी, अर्थात उसी का होते हुए भी, सदस्य होते हुए भी उसको खत्म कर देता है बाद में। तो ये उन्हीं में एक सदस्य हैं, बंगाल अवध के सूबेदार थे। इनको क्या कर देता है, मृत्यु दंड दे देता है। इनको मार करके अवध के द्वार पे इनकी लाश टांग दी जाती है। किसकी? इन्हीं अमीन खां की। खैर आगे जब ये बंगाल को जीत नहीं पाते अमीन खां, इसके बाद में आते हैं बहादुर को भेजता है, ये भी परास्त। अब जब सब परास्ती हो जा रहा है तो बलबन सोचता है कि मुझे खुद ही लग रहा है जाना पड़ेगा। तो ये अपने इसका भाई है जिसका नाम है बुगरा खां, ये बुगरा खां के साथ बंगाल विजय के लिए जाता है। और बंगाल विजय के दौरान जब जाता है, सीधे सीधे आप देख रहे हैं बंगाल है, जब बंगाल में जब लखनऊती के आसपास के क्षेत्रों में जब प्रवेश करता है, तुगरिल खां छोड़ के मैदान छोड़ के भाग जाता है जंगल में। इन्हीं के साथ में इनका एक सैनिक कह सकते हैं जिसका नाम है अली, जो किसके साथ में है, अली जो है वो बलबन के साथ में है। ये अली क्या करेगा, ये कहानी ये सुन लीजिए, हो सकता परीक्षा में आए या ना आए, लेकिन एक कहानी के तौर पे सुन लेंगे, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। जंगल में तुगरिल खां जो है वो छिपा होता है और अली उसका पता कर लेता है। लेकिन जो तुगरिल खां होता है जंगल से घोड़े पर, मतलब उसके पास ऐसे ही नॉर्मल घोड़ा था, उस पर ना तो उसके ऊपर घोड़े पे लगाम वगैरह लगी थी ना कुछ थी, ऐसे ही घोड़े पे बैठ के भागता है। अली उसका पीछा करता है और कुल्हाड़ी मार के तुगरिल खां की गर्दन काट देता है। जब गर्दन काट देता है तो यहीं से अली के ऊपर बलबन खुश हो जाता है और उसको तुगरिल कुश की उपाधि देता है, अर्थात तुगरिल का वध करने वाले की उपाधि देता है। तो तुगरिल कुश की उपाधि किसको दी गई है? अली को दी गई है। अली कौन है? एक सैनिक है कह सकते हैं, किसका? बलबन का है। इसको जीतने के बाद ये बिल्कुल बंगाल के स्थायी समाधान करने के लिए 2 किलोमीटर तक तख्त का, मतलब कि एक रोड है, मान लीजिए रोड है, रोड के किनारे दोनों तरफ एक लंबे लंबे दीवार के तौर पे तख्त लगा देता है और में लाए गए बंदी सैनिकों को, 2 मील के सैनिकों को चुनवा देता है उन्हीं तख्तों के ऊपर। मतलब कि एक तख्त का मतलब एक प्लाई बोर्ड टाइप का समझ लीजिए, दोनों तरफ लगा देता है। तख्त आप सुने होंगे, उसी तरीके के, मतलब 2 मील की रेंज में बंगाल में लगा देता है और में सभी प्रत्येक सैनिक को उसी तख्त पे चुनवा देता है, ताकि भविष्य में कोई भी सैनिक, मतलब भविष्य में कोई भी बंगाल को स्वतंत्र करने की कोशिश ना करे
अपने पुत्र बुगरा खां को ये वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता है, अर्थात बुगरा खां वहाँ का इख्तियार बन जाता है। और ये बुगरा खां से कहता है कि आप भविष्य में सुल्तान के प्रति ईमानदार रहिएगा, ये चेतावनी देता है बुगरा खां को। तो खैर याद रखिएगा, यहीं से इसकी बंगाल विजय भी हो जाती है, याद रखिएगा बंगाल विजय भी। तो इसने बंगाल जीत लिया, सभी आसपास क्षेत्रों को जीत लिया, लेकिन एक क्षेत्र बचा था जो अभी भी बलबन को चुनौती देता चला आ रहा था, वो क्षेत्र था मंगोल का क्षेत्र। मंगोल जो थे बहुत बार बार हमला करते चले जा रहे थे। मंगोल के आप देखेंगे उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में मंगोल के आक्रमण के लिए इसने किले बनवाए थे। कहते हैं कि बलबन एक पहला ऐसा शासक था जिसने मंगोलों के खिलाफ एक स्थायी समाधान ढूंढा, मतलब मंगोल के जो युद्ध थे उनके खिलाफ एक स्थायी समाधान ढूंढने के प्रति प्रयास किया था। क्योंकि आक्रमण होंगे, हम अपनी सेना लेकर के जाएंगे और हार जाएंगे या जीत भी जाएंगे, तो ये कोई स्थायी समाधान नहीं कि सभी सेनाओं को उनमें झोंक दिया जाए, उसके प्रति एक कोई कह सकते हैं स्थायी समाधान ढूंढा जाए, वहां पे दुर्ग बनाया जाए और एक कह सकते हैं कि हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए कि मैं काम कैसे कर रहा हूं। तो उसके हिसाब से क्या किया इसने, एक पूरा खाका तैयार किया और ये पूरी मंगोल की सीमा के आसपास के क्षेत्रों में किले बनवा दिए, इसने दुर्ग बनवा दिए और वहां पे सैनिकों को गश्त करने के लिए रख दिया। लेकिन इसी काल में एक तिमोर है, कहेंगे तिमार मिलता है, तिमार के नेतृत्व में एक मंगोल का आक्रमण होता है और उस मंगोल के आक्रमण को दबाने के लिए इसका पुत्र जिसका नाम है मोहम्मद, बलबन का पुत्र मोहम्मद, इस विद्रोह को दबाने के लिए जाता है, लेकिन वो मार दिया जाता है। लेकिन सुल्तान इससे बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जो इसका पुत्र मोहम्मद था ये इसी को आगे चल करके सुल्तान घोषित किया था, आगे चल करके दिल्ली सल्तनत की सत्ता स्थापित करने वाला था। बलबन को बहुत ही निराशा हाथ लगती है क्योंकि वो मर जाता है। जब मरने के बाद उसको शहीद आजम की उपाधि दे दी जाती है मोहम्मद को, और यहीं से बलबन को धक्का लग जाता है। और बलबन क्या करता है, इसके पुत्र जो है इसका कै खुसरो जो मोहम्मद का पुत्र है उसको सुल्तान बनाने के लिए घोषित करता है। लेकिन 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है और अमीर वर्ग जो है वो बलबन के पुत्र मतलब मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को ना बना करके कैकुवाद को बना देते हैं। और यहीं से क्या होता है, एक दिल्ली सल्तनत में एक टर्न आता है, उस टर्न मतलब कि एक पूरी जो दिल्ली सल्तनत की काया थी वो पलट जाती है। और इस काया पलटने की बात हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो कैकुवाद है क्यूमर्स की कहानी के बारे में हम देखेंगे। लेकिन और भी बलबन के कई कार्य हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम देख लेते हैं। बलबन की मृत्यु 1287 में हो गई, बाद में कै खुसरो को बनाना था, लेकिन कै खुसरो को ना बनाने के अमीर वर्ग जो थे वो कैकुवाद को बना देते हैं। आइए देखते हैं, लेकिन इसके कार्य को देख लेते हैं। कार्य इसके थे तुर्कान चहलगानी का दमन करना, क्योंकि अगर जो आप किसी के समकक्ष हैं और समकक्षों में एक बात ये रहती है कि समकक्षता में ये रहता है कि हम सभी बराबर हैं, और अगर जो दोनों सत्ताएं बराबर हो जाएंगी तो टकराव की स्थिति जरूर बनेगी। इसलिए क्या करता है, तुर्कान चहलगानी का अंत कर देता है। और कहते हैं कि जो भी तुर्कान चहलगानी के सदस्य थे उनको बहुत ही बुरी तरीके से किसी न किसी तरीके से फंसा करके उनको मार डालता है। सिजदा पाबोस की शुरुआत करता है। ये ईरानी त्योहार मतलब कि ये कह सकते हैं ये ईरानी परंपराएं थी। सिजदा था घुटनों के पर बैठकर सिर झुकाना, सिजदा करना, और पाबोस था सुल्तान के चरण चूमना। तो याद रखिएगा सिजदा एवं पाबोस। तो सिजदा था घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना सुल्तान के सामने, पाबोस मतलब उसके पैर चूमना। सिजदा आप याद रखिएगा ये गैर इस्लामिक परंपराएं थी। फिर था नौरोज उत्सव शुरू करना, यह भी एक ईरानी त्योहार था। नौरोज उत्सव ये इसने शुरू किया था, नौरोज उत्सव ईरानी त्योहार को। शराब पर प्रतिबंध लगा देता है, पूरी तरीके से शराब पर प्रतिबंध। मैंने बताया था कि इसने इसका एक कार्य और था कि कानून व्यवस्था की स्थापना करना। इसलिए कानून व्यवस्था की स्थापना के संदर्भ में ये क्या करता है, सेना को संगठित करता है और दीवाने अर्ज की स्थापना कर देता है। दीवाने अर्ज कैसा था, सैन्य विभाग था। गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है, गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है और बरीद नाम का गुप्तचर को नियुक्त करता है। तो गुप्तचर की स्थापना बरीद गुप्तचर था। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करता है, ख्वाजा की नियुक्त करता है। ख्वाजा एक अधिकारी था, ख्वाजा अधिकारी की नियुक्ति किसने की, बलबन ने की, भ्रष्टाचार रोकने के लिए। नियाबत खुदाई मैं बता ही दिया, अर्थात अल्लाह का प्रतिनिधि इसने बताया। दुर्गों का निर्माण किया और किलों का निर्माण भी कराता है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में दुर्गों का किलों का निर्माण कराता है। और क्योंकि आप जानते हैं मंगोलों के बचने के लिए जो इसका पुत्र था मोहम्मद ने मुल्तान में अपना कह सकते हैं हेडक्वार्टर बना रखा था, जो यहीं से क्या करता था, सभी डीलिंग मतलब कह सकते हैं मंगोलों के आक्रमण से बचाता था। तो ये इसके कार्य हैं, इन सभी कार्यों को आप याद रखिए।
बलबन के सभी, और भी इसने क्या किया, सभी इक्ताओं के जो भी इक्ताएं चलती चली आ रही थी जो इल्तुतमिश के काल में, जिनका दोबारा से उनको क्या करता है, सुदृढ़ करता है, जांच करवाता है, और जो भी इक्ता वगैरह जो कह सकते हैं, जो इक्तेदार जो थे पुराने जमाने के थे, मतलब जो बूढ़े हो गए थे, मर गए थे, जिनके पास थी, तो उनको दोबारा से रिन्यू कराता है और सबको एक नए प्रक्रिया के जरिए सबको इक्ताएं प्रदान करता है। तो बलबन का यहीं पे अंत हो जाता है। और लेकिन कहते हैं कि बलबन जो दिल्ली सल्तनत की खोई हुई प्रतिभा थी उसको पुनः स्थापित करने में बलबन की मुख्य भूमिका रहती है, लेकिन इसके जो उत्तराधिकारी थे वो इस प्रतिभा को बनाए रखने में नाकामयाब साबित होते हैं और जलालुद्दीन खिलजी आगे चल करके खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। जल्दी से जल्दी मैं दिल्ली सल्तनत को खत्म करने की कोशिश करूंगा। चूंकि मैं थोड़ा डीप में बता रहा हूं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। मैं चाहता नहीं कि कोई भी टॉपिक इसमें छूटे। मैं पर्टिकुलर एक विशेष टॉपिक जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं उन टॉपिकों को मैं भी इसमें समाहित करके लेके आता हूं ताकि आपके लिए कुछ भी छूटे ना। क्योंकि आप अगर जो आपको पढ़ना ही है फैक्ट पढ़ने तो आप कोई भी किताब उठाएंगे नॉर्मल में फैक्ट आपको सभी मिल जाएंगे, लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट के जरिए, क्योंकि हिस्ट्री में ज्यादा कॉन्सेप्ट लगते नहीं है, तो एक कहानी के जरिए समझने के लिए आपको जरूरी है कि थोड़ा सा एक गहराई में समझें। रटने को तो आप रटते रहिए, रटने को तो बहुत कुछ है, रट डालिए, रट जितना रट पाइए, लेकिन एक कहानी के समझेंगे तो एक दिमाग में एक इमेज बनेगी और आपको हमेशा याद रहेगा। क्योंकि मैंने अभी तक जितनी दिल्ली सल्तनत बताया है मैंने एक एक शासक को बताया है और ये भी जरूर बताया है कि वो शासक आया तो आया कहाँ से और उसके पीछे की कहानी के बारे में मैंने पूरी जितना मैं बता सकता था उतना मैंने बताया है। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे हम लोगों का मनोबल नहीं बढ़ेगा तो वीडियो की क्वालिटी में भी गिरावट आ सकती है। ये मैं आपको पहले से हिदायत दे रहा हूँ। अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश किया कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS यूट्यूब चैनल पे। मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे जिसके अंतर्गत इस वीडियो में कैकुवाद और क्यूमर्स के बारे में हम देखेंगे। कुछ खास शासक है नहीं, लेकिन दरअसल इतिहास की कड़ी है इसलिए पढ़ना जरूरी है, और ताकि आपको जो एक इतिहास की कड़ी चलती चली जा रही है उसमें टूटे ना और ऐसा कुछ ना हो कि आपको कुछ समझ में ना आए कि एकदम से कोई नया शासक आपके सामने ले आऊँगा तो थोड़ा सा इतिहास टूट जाएगा। और मैं इतिहास की कड़ी को तोड़ना चाहता नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसको आप नोट वगैरह करते चलिएगा। कई लोग शिकायत करते रहे हैं कि PDF भेज दी जाए। दरअसल PDF में इसका कोई मैं नोट्स वगैरह नहीं बनाया हुआ हूँ। दरअसल मैं इसको तुरंत बोर्ड पे सीधे लिख देता हूँ। इसका एक रफली फिगर वगैरह जो भी है मैं बना देता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो जैसे मैंने ये बना रखा है तो आपको इसमें से कुछ समझ में आएगा नहीं, ये बहुत ही रफली है। ये बना करके मैं फिर सीधे इसको बोर्ड पे नोट कर देता हूँ, इसलिए मैं PDF आपको दे नहीं पाता हूँ। जरूरी है कि आप जो मैं लिखता हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, यही इतना इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें लिखी हुई जो आप इतना ही नोट कर लेंगे तभी परीक्षा में आपको अच्छा इसका परफॉर्मेंस मिलेगा। और दूसरी चीज़ बात यह भी है कि आप PDF में भेज दूंगा आपको, तो आप जब तक उसको आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे आपको समझ में आएगा नहीं। क्योंकि दरअसल जब भी आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, जो अपनी राइटिंग जितनी समझ में आती है उतनी दूसरे की आपको समझ में आएगी नहीं। हाँ, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं उससे, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अगर इसको नोट कर लेंगे तो आपको इसका ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। आप इसको वीडियो को 480 या 720 पिक्सल पे देखेंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट जरूर कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कैकुबाद और क्यूमर्स के बारे में। कैकुबाद मैंने बताया था कि जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो बलबन क्या करता है, अपने जो मोहम्मद है उसके पुत्र को बनाने की कोशिश करता है जिसका नाम है कैखुसरो। कैखुसरो को शासक नियुक्त करता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है तो अमीर वर्ग क्या करता है, कैखुसरो को ना बना करके बना देते हैं कैकुबाद को। और कैखुसरो को क्या भेज दिया जाता है, मुल्तान की सुबेदारी देकर के उसको वहां से हटा दिया जाता है और उसको बना दिया जाता है किसको, कैकुबाद को। दरअसल मैंने लिखा हुआ इसको नोट कर लीजिए, 1287 से 1290 के बीच में बलबन ने कैकुबाद को नियुक्त किया था। किंतु दिल्ली के कोतवाल हैं फखरुद्दीन मोहम्मद, दिल्ली के कोतवाल हैं फखरुद्दीन मोहम्मद, उस टाइम पे ये क्या करते हैं, बलबन के पुत्र जो था मोहम्मद, जिसके पुत्र को इसने कैखुसरो को बनाया था, उसको ना बना करके बलबन के दूसरे पुत्र बुगरा खां के पुत्र जो है उसको कैकुबाद को ये बना देता है। जो जिस समय बुगरा खां जो था वो बंगाल के लखनऊती के क्षेत्र में शासन चला रहा था। इससे पहले मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में। तो कैकुबाद को बना दिया जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, फखरुद्दीन मोहम्मद जो दिल्ली के कोतवाल है, इनका दामाद है निजामुद्दीन। इसका दिल्ली के सिंहासन पे कह सकते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से फखरुद्दीन
पूरा अपने अधीन करने की कोशिश करता है। दरअसल बलबन का जो काल है या बलबन का जो शासन प्रशासन है बहुत ही कठोर रहा है। वो चाहे वो जनता के प्रति हो, चाहे वो अपने परिवार के प्रति रहा हो, लोगों के प्रति रहा हो, तो उसने गलत आदतों की तरफ लोग अपने पुत्रों को ध्यान आकर्षित करने नहीं दिया था। इस वजह से हम देखेंगे तो जो कैकुबाद था, कहते हैं कि इसने ना तो मदिरा पान वगैरह कभी नहीं किया था, औरतों वगैरह से काफी दूर रहता था। वो कहते थे इसने किसी भी महिला का इसने चेहरा तक भी नहीं देखा था। तो ये जब उसकी मृत्यु हो जाती है बलबन की, तो उसके बाद में जो ये आता है तो ये भोग विलासिता की ओर इसका ध्यान जाने लगता है। क्योंकि ये पहले इसको कभी ऐसा अवसर मिला नहीं था, इस वजह से ये इन सभी कुरीतियों में कह सकते हैं इनमें लिप्त हो जाता है। और लिप्त होने की वजह से इसका शासन प्रशासन जो है वो डैमेज होने लग जाता है। और इसका पूरा सहयोग डैमेज करने में जो दे रहा है वो है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जो आप देखेंगे फखरुद्दीन मोहम्मद का दामाद है, ये पूरा सहयोग कर रहा है कि ये अपने शासन प्रशासन से भटक करके इन सब चीजों में इसका ध्यान लगे और शासन प्रशासन की बागडोर वो अपने हाथों में खुद ले ले। और इसमें कई हद तक वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन आगे चल करके जैसे मैंने बताया भोग विलासिता की ओर प्रेरित हुआ और उसके बाद में इसके शासन प्रशासन बिल्कुल इसका अस्त व्यस्त हो जाता है। और आगे चल करके ये क्या करता है, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे किलोखरी में किला है उसकी स्थापना करता है। किलोखरी जिसको क्या बोलते हैं, केलूगढ़ी भी बोलते हैं। इसकी स्थापना करता है कौन करता है, कैकुबाद करता है। जब ये शासन प्रशासन चला रहा था तो इसकी एज 17 से 18 वर्ष थी जब ये बना था। तो कह सकते हैं कि मैच्योर नहीं था और इसको बिल्कुल व्यवहारिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। इस बस मृत्यु होने के बाद इसको बस बना दिया गया था, शासन प्रशासन इसको दे दिया गया था। तो दिल्ली में यमुना नदी किनारे किलोखरी की स्थापना की और वहीं अपना जीवन यापन करने लग गया। शासन प्रशासन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है और दिल्ली का जो शासन चला रहा है वो शासन प्रशासन निजामुद्दीन के हाथ में है। किंतु अभी इसका पिता जो बुगरा खां है वो भी जिंदा है। दादा जो थे बलबन वो तो मर चुके हैं, लेकिन बुगरा खां अभी भी जिंदा है। जो कहाँ है, वो अपना लखनऊती में शासन शासन बंगाल में चला रहे हैं। उनको खबर लगती है कि मेरा पुत्र जो है वो अपने दिशा से भटक चुका है। ये अपनी सेना लेकर के जाते हैं। कई इतिहासकार कहते हैं कि उसको सामना करने के लिए आता है, कुछ कहते हैं कि उसको समझाने के पर्पज से जाते हैं। ये अर्थात इसका पिता जो बुगरा खां है वो दिल्ली की ओर रुख करता है और दोनों के जो बीच मुलाकात होती है वो अयोध्या में होती है। घाघरा नदी जिसको सरयू कहते हैं वहीं पर दोनों के बीच में मुलाकात होती है। अर्थात किसके किसके बीच में, कैकुबाद के बीच में और बुगरा खां के बीच में। कहाँ पे मुलाकात होती है, मुलाकात होती है अयोध्या में। और वो उसको बताता है कि अपने शासन प्रशासन दुरुस्त कीजिए और आप जो निजामुद्दीन है इससे थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि यही आपके शासन प्रशासन को अस्त व्यस्त करने में निजामुद्दीन की बहुत मुख्य भूमिका रही है। इसे थोड़ा दूरी बनाए रखिए और थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। लेकिन आगे चल करके निजामुद्दीन की क्या हो जाती है, फिर ये जो कैकुबाद है ये थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा सा हमने जो पिताजी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो निजामुद्दीन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। जब उसकी हत्या हो जाती है तो पूरा शासन प्रशासन अस्त व्यस्त होने लग जाता है। और वहीं पे निकल के आता है जलालुद्दीन खिलजी, जिसका नाम है फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी क्या करेगा, फिरोज खिलजी को ये उस समय सामाना का जो ये था ये सूबेदार था, उसको ला करके बुलंदशहर का सूबेदार बना दिया था। उसके बाद में आगे चल करके फिरोज खिलजी को कैकुबाद क्या करता है, आरिज मुमालिक के पद पर नियुक्त कर देता है और शाइस्ता खां की उपाधि भी दे देता है। लेकिन कुछ समय आगे और चलकर जो कैकुबाद है उसके ऊपर फालिस का अटैक हो जाता है, अर्थात पैरालिसिस हो जाता है। और वो क्या करता है, उसका आधा पार्ट शरीर काम करना बंद कर देता है और बिस्तर लग जाता है। इसी जैसे ही उसको ऐसे ही फालिस गिरती है तो ये कहते हैं कि उसका जो उस समय जो था पूरा उसका साम्राज्य दो धड़ों में बढ़ जाता है। एक धड़ा जो कह सकते हैं जो था जलालुद्दीन खिलजी जो गैर तुर्क था, और दूसरे पक्ष में है अमीर तुर्क वर्ग, अर्थात अमीर के सामंत वर्ग जो हैं तुर्क वर्ग है। इसको दो वर्गों में डिवाइड हो जाता है। चूंकि अब क्यूमर्स जो है वो कैकुबाद जो है वो शासन प्रशासन चला नहीं सकता है और उनको ये लगता है कि कहीं फिरोज खिलजी अर्थात जलालुद्दीन खिलजी ना शासन प्रशासन पूरा ले ले। तो अमीर सामंत वर्ग जो है तुर्क हैं वो तुरंत उसके पुत्र अर्थात कैकुबाद का पुत्र जो क्यूमर्स है जो उसकी आयु सिर्फ मात्र 3 वर्ष की है, उसको सुल्तान तुरंत घोषित कर दिया जाता है और उसको उपाधि दे दी जाती है शमसुद्दीन द्वितीय की। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है शमसुद्दीन द्वितीय की उपाधि किसकी है, वो क्यूमर्स की है। उसके अमीर वर्गों ने उसको इसकी उपाधि दे दी थी। अब 3 वर्ष का शासन प्रशासन चला रहा है, 3 वर्ष का है, तो शासन प्रशासन सब अमीर वर्ग अपने हाथ में रखे हुए हैं। ये बात जलालुद्दीन खिलजी को कुछ भाती नहीं है। वो दिल्ली की ओर रुख करता है और दिल्ली की ओर रुख करके जितने भी अमीर सामंत थे उनको सबको बंदी बना लेता है और अंत में खुद क्यूमर्स का संरक्षक बन जाता है। अर्थात बाद में फिरोज खिलजी अर्थात जो जलालुद्दीन खिलजी है क्यूमर्स का खुद संरक्षक बन जाता है, लेकिन आगे चल करके क्या करता है, क्यूमर्स की हत्या कर देता है। तो इसका एक जो शासक है
क्यूमस मर गया, और जो उस समय जिसको मैंने बताया, जिसको फालिस का अटैक पड़ा है, कैकुबाद अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, चादर ओढ़ के लेटे हुए हैं, लेकिन वहीं पे ये जो जलालुद्दीन खिलजी वो जाता है और चादर, जिस चादर में लपेटे हुए लेटे होते हैं उन्हीं में उनको और लपेट देता है, उठा के यमुना में फेंक देता है। अर्थात पिता की भी हत्या हो गई, मतलब पिता को गंगम मतलब यमुना में फेंक दिया, यमुना में फेंकने के बाद में जो उसका पुत्र उसकी हत्या कर दी। अब एक छत्र राज किसका है, क्योंकि 3 वर्ष के थे, इनके कोई पुत्र तो था नहीं, क्यों वर्ष का, एक छत्र राज चलाना शुरू करता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। वो कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। अर्थात एक लंबे अरसे के बाद जो गुलाम वंश चल रहा था उसको बिल्कुल तहस नहस होने के बाद में आगे एक नया साम्राज्य स्थापित होता है जिसका नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको अच्छा लगा तो ये सब चीजें नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी चीजें हैं इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गुलाम वंश खत्म हो चुका है, और क्योंकि बड़ा सबसे गुलाम वंश था। आगे चल करके हम देखेंगे और भी बड़े वंश है, लेकिन शासक सबसे ज्यादा प्रभावित इसी वंश के करते हैं। आगे हम देखेंगे तुगलक वंश में भी बहुत सारे हैं शासक, लेकिन ये थोड़ा बड़ा सेक्टर था, लेकिन आगे खिलजी वंश खत्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि शासक बहुत कम है उसके, और जल्दी जल्दी ये खत्म करने की हम कोशिश करेंगे जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, ताकि उनमें आपको इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद।